साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इतिहास की पहली कक्षा में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। आज चूंकि हम पहली बार इस कक्षा में मिल रहे हैं, तो जैसा कि रस्म है, जैसा कि रिवाज है, इसे हम क्या कहते हैं, परिचयात्मक कक्षा कहते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास कहते हैं। और किसी भी चीज से जब पहली बार हमारा साबका होता है, हमारा सामना होता है, तो जो सबसे जरूरी बात होती है वह यही कि हमारा पहला परिचय कैसा होता है, हम पहली बार एक दूसरे से किस तरीके से मिलते हैं। यह बात हमारे आम जीवन में भी सही है, यह बात हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी सही है, और यही बात अध्ययन अध्यापन में भी सही है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम पहली बार किसी चीज को शुरू कर रहे हैं यानी कि किसी चीज को शुरू करना, शुरुआत करना, इसका मतलब है कि हम वही पुरानी मुहावरे वाली भाषा में कहें तो शुरू से शुरू करते हैं। यानी कि वह क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, तब तक उसके अंदर प्रवेश कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आप, जैसे मैं आम जीवन के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हमारी आपकी किसी से दोस्ती होती है, लेकिन उस दोस्ती का आगाज कैसे होता है, उस दोस्ती की शुरुआत कैसे होती है, तो वह पहली मुलाकात से होती है, पहले परिचय से होता है। और पहला परिचय जितना सुंदर होता है, जितना सघन होता है, आगे की यात्रा उतनी ही आसान हो जाती है। भले ही हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन कुछ हद तक आप इससे सहमत जरूर होंगे कि पहली छवि हमारे मन में जो होती है वह लंबे समय तक एक आधार का काम करती है। और इसलिए जब हम आज इतिहास की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास से हमारा पहला परिचय किस तरीके से होता है। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, तो इस बात को कहने के साथ ही मेरे मन में यह बात भी है कि आप इतिहास से पहले कई बार गुजर चुके होंगे। न केवल स्कूल में आपने इतिहास की पढ़ाई की होगी, बल्कि फिर कॉलेज में भी आपने इतिहास की पढ़ाई की होगी, फिर अकादमिक अध्ययन भी आपने इतिहास का किया होगा। क्योंकि हम जिस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, हम जिस परीक्षा के लिए इतिहास की चर्चा करने वाले हैं, उसमें यह निहित है कि आपने इतिहास की ठीक ठाक पढ़ाई पहले की है। उसके बाद भी, क्योंकि जितनी बार हम किसी नई चीज को शुरू करते हैं, उतनी बार हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उसको एक बार फिर से पलट कर देखें, हम एक बार नए तरीके से उसको देखें। अगर नई यात्रा है तो उस नई यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, हम उसको देखें। ठीक है, इसलिए आज के सत्र में, जिसे हम परिचयात्मक सत्र कह रहे हैं, उसमें हमारी मुख्य कोशिश यही होगी कि हम एक तो इस परीक्षा प्रणाली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। यह परीक्षा क्या है, इस परीक्षा में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं, परीक्षा का प्रारूप क्या है, किस तरीके से अंकन की व्यवस्था है, कट ऑफ की क्या इसमें स्थिति होती है। और साथ ही यह भी कि जब हम इस परीक्षा को तैयार करने के लिए, जब हम इसकी तैयारी प्रारंभ करें, तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक पक्ष तो यह है, और दूसरा पक्ष यह भी कि हम इतिहास के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल कर लें। हम यह जानकारी हासिल कर लें कि जिस विषय की हम तैयारी कर रहे हैं वह क्या है। देखिए, हम इतिहास पढ़ते तो आते हैं स्कूल के समय से। मैंने आपसे कहा ही कि अकादमिक जीवन में भी इतिहास का बहुत गहरा प्रभाव हमारे ऊपर होता है जब हम इतिहास की पढ़ाई कर रहे होते हैं, मास्टर्स या पीएचडी कर रहे होते हैं। लेकिन तब भी कई बार कुछ बुनियादी सवाल हमसे छूट जाते हैं। और वह बुनियादी सवाल क्या, कि इतिहास है क्या, इतिहास का विकास कैसे हुआ, क्या जो इतिहास हम आज देख रहे हैं शुरू से ही इतिहास ऐसा ही रहा था, या इतिहास लिखने की परंपरा बदलती रही थी। अगर इतिहास लिखने की परंपरा बदलती रही है, तो इसका विकास किस तरीके से हुआ है, कैसे कैसे इतिहास लेखन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। और यह भी कि
अलग अलग मत क्या हैं, अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं, ऐसा क्यों होता है कि एक ही घटना के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम आज अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को शुरू करने के पहले जो तैयारियां करनी चाहिए, आज हम उन्हीं तैयारियों का जायजा लेंगे, उन्हीं तैयारियों पर बात करेंगे, ताकि आगे का रास्ता न केवल आसान हो, आगे की राह न केवल सुगम हो, बल्कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी कामयाबी मिले। और यह कामयाबी बहुत दुरूह न हो, यह कामयाबी बहुत दुष्कर न हो, यह कामयाबी बहुत मुश्किल न हो, बल्कि सुगमता से, सरसता से, आसानी से हम वहां तक पहुंच पाएं। और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आज अपनी एक राह तैयार करें, हम आज एक उस रास्ते पर बात कर लें जिससे कि आने वाले 40-50 दिनों तक हमें चलना है। ठीक है, इससे क्या फायदे होंगे? इससे एक फायदा तो यह होगा कि आपके मन में एक छवि होगी, आपके मन में एक प्रारूप होगा, आपके मन में एक फॉर्मेट होगा कि हमें इतिहास की पढ़ाई किस तरीके से करनी है। और मैं एक बात फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि जब मैं बार बार इतिहास शब्द का जिक्र कर रहा हूं, इतिहास की पढ़ाई का जिक्र कर रहा हूं, तो यह ध्यान रखिएगा कि इतिहास की यह पढ़ाई उसी फॉर्मेट में हो सकेगी जिसकी अपेक्षा आपसे परीक्षा में की जा रही है। यानी कि हम अनुशासित ढंग से अपनी मांग के दायरे में रहकर अध्ययन करेंगे, न कि इस दायरे के पार जाकर इतिहास के तत्वों को टटोलने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे वजह बहुत स्पष्ट है कि इतिहास की पढ़ाई तो कई ढंग से हो सकती है, बल्कि कई ढंग से होती ही है ना। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं इतिहास, वह भी इतिहास है। हम कॉलेज में पढ़ते हैं, वह भी इतिहास है। हम उसी विषय पर फिर पीएचडी करते हैं, वह भी इतिहास है। लेकिन सबका अनुशासन अलग अलग होता है, सबकी डिमांड अलग अलग होती है, सबकी अपेक्षा अलग अलग होती है। और सफलता के लिए सबसे जरूरी बात है कि हमसे जो पूछा जा रहा है, जो हमारा मूल पर्पस है, जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखकर हम तैयारी करें, उसको ध्यान में रखकर हम यात्रा करें, तभी वह यात्रा सफल हो पाती है, तभी हमें अपना लक्ष्य मिल पाता है। ठीक है। और न केवल पढ़ाई, वैसे भी आप सोचिए कि जब आप कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं, पढ़ाई को एक मिनट के लिए आप साइड कर दीजिए, चलिए इतिहास की पढ़ाई तो होगी ही, लेकिन जब आप कुछ भी करते हैं तो उसकी एक स्ट्रेटजी तो बनाते हैं, उसकी एक रणनीति तो बनाते हैं। अगर उसको आप रणनीति का नाम न भी दें, उसको आप स्ट्रेटजी का नाम न भी दें, तो भी कुछ बुनियादी तैयारी तो करते हैं ना। मसलन मैं आपसे कहूं कि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं, आपका लक्ष्य है कि आपकी योजना है कि उदयपुर जाना है और उदयपुर का भ्रमण करना है, वहाँ के ऐतिहासिक किलों का भ्रमण करना है, वहाँ की पारिस्थितिकी विविधता का भ्रमण करना है, प्रकृति की सुंदरता को देखना है। तो जब आपने यह प्लान बनाया, जब आपके मन में यह योजना बनी, तो आप क्या करेंगे? कुछ तो तैयारी करेंगे। मसलन कि कौन सी ट्रेन वहाँ जाती है, आप जहाँ से भी जा रहे हो, मान लेते हैं कि आप दिल्ली से उदयपुर की यात्रा कर रहे हैं, तो आप यह तो पता करेंगे ना कि दिल्ली से कौन सी ट्रेन जाती है उदयपुर, किस समय के ट्रेन में आसानी से टिकट मिल सकती है, कौन ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं होती है, आपके बजट के अनुसार किस में किराया है। और उसके बाद फिर जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पहुँच के रुकने की क्या व्यवस्था हो सकती है, कहाँ सबसे अनुकूलतम व्यवस्था हो सकती है, खाने पीने घूमने इत्यादि का पूरा खाका बनाते हैं। उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रैंडम यात्रा तो करते नहीं, बिना तैयारी के यात्रा तो करते नहीं है कि चलिए भाई ठीक है स्टेशन जाते हैं, कोई न कोई ट्रेन मिल ही जाएगी, पकड़ लेंगे, फिर आगे की देखी जाएगी। ये बहुत जो फक्कड़ किस्म के लोग हैं, जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, या जिनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, वो इस तरह का जोखिम ले सकते हैं, वो इस तरह के एडवेंचर का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि यह उनके अभ्यास में है। लेकिन जब आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो आपको यह सब बुनियादी जानकारी हासिल करनी होगी। यह
कोई और उदाहरण भी आप लेना चाहें तो यह भी आप उसमें सेट करके देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली जरूरत जो होती है किसी भी चीज को तैयार करने के लिए, किसी में भी प्रवेश करने के लिए, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह करियर हो, चाहे वह अध्ययन हो, सबसे पहले जरूरी है कि हम प्रवेश करें कैसे, और जो जहां हम प्रवेश करना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, ताकि यह प्रवेश भी आसान हो, उस प्रवेश के साथ साथ गंतव्य तक की यात्रा भी आसान हो। और रणनीति बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अनुकूल हो, वह अपने अनुशासन के दायरे में हो, वह जो है आप क्या कह सकते हैं कि ओवर एम्बिशियस ना हो। ऐसा ना हो कि हमने ऐसी रणनीति बना ली जिसे कि अचीव ही ना किया जा सकता हो, तो ऐसी रणनीति भी नहीं बनानी है। लेकिन बिना रणनीति के भी नहीं चलना है, किसी के सुनी सुनाई बात के आधार पर नहीं चलना है, क्योंकि यह एक बड़ा दांव होता है। आप अपना कैरियर चुन रहे होते हैं, आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप कुछ नया करना चाहते हैं अपने जीवन में, जैसे कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका वह लक्ष्य पूरा हो। इसके लिए जरूरी है कि आप इस परीक्षा की तैयारी ठीक से कर पाएं। क्योंकि आज पहली क्लास है, इसलिए परिचय के संदर्भ में और विषय प्रवेश के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। फिर जैसे जैसे हम कक्षा में आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे हम आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्यों महत्वपूर्ण है रणनीति, तो मैं आपसे बताऊं कि एक कहानी जिसको कि इतिहास में कई संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है, उपनिवेशवाद को समझने में इस कहानी का इस्तेमाल होता है, आधुनिकता और भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वंद्व को समझने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और मैं उसी कहानी का इस्तेमाल, उसी रूपक का इस्तेमाल आपको रणनीति समझाने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप समझ पाएं कि इसका महत्व कितना है और यह क्यों आवश्यक है। तो देखिए, छोटी सी कहानी है, आप उसको रिलेट कर पाएंगे, आप उसको ठीक से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कहानी क्या है कि किसी गांव में जो है एक संत रहते थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, सादा जीवन था उनका, सज्जन व्यक्ति थे, और पूरे गांव वाले बड़ा सम्मान करते थे उनका। चूंकि अमूमन होता ही है कि जो सज्जन व्यक्ति हो, जो ठीक से अपना जीवन व्यतीत करता हो और जिसमें राग द्वेष न हो, जिसमें कि लालच की भावना ना हो, जो दूसरों का अहित न करना चाहे, जो समाज में षड्यंत्र न करे, जो लोगों को तोड़ने की कोशिश न करे, उसके प्रति समाज के मन में आदर का भाव होता ही है। तो उस संत के प्रति भी समाज का बड़ा आदर का भाव था। एक दिन हुआ क्या कि शाम का वक्त था, बल्कि कहिए कि रात का आगमन हो ही गया था, अंधेरा हो गया था। गांव वाले काम से वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर वही संत कुछ ढूंढ रहे हैं। चौराहे पर एक लैंप पोस्ट लगी हुई थी, रोशनी थी, वहीं जो है वह संत कुछ ढूंढ रहे थे। गांव वाले आए, गांव वालों ने सोचा कि संत का, इस सज्जन पुरुष का कुछ खो गया होगा, तो गांव वाले भी उनकी सहायता करने लगे, खोजने लगे। तो जब सब लोग खोजने लगे तो उनमें से किसी ने सोचा कि पूछ तो लें कि खोया क्या है, इसे क्या ही सहायता करें इनकी। तो फिर उन्होंने जो है उस संत से पूछा कि अरे महाराज जी, क्या खो गया है, क्या खोज रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुई खो गई है, सुई गुम हो गई है, मैं सुई खोज रहा हूँ। तो गांव वाले फिर ढूंढने लगे, मिले ही ना सुई। जब सुई मिल नहीं रही थी तो फिर किसी ने उत्सुकतावश पूछा कि महाराज जी, आपको याद है कि यह सुई कहाँ खोई थी? तो उन्होंने कहा हाँ याद है, यह सुई मेरे घर में खोई थी। अब गांव वाले अचंभे में पड़ गए कि जब सुई घर में खोई थी तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, चौराहे पर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो पूछा कि महाराज जी, सुई तो आपकी घर में खोई है, तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब घर में अंधेरा है, अंधेरे में सुई क्या ही मिलेगी, यहाँ लैंप पोस्ट है, यहाँ रोशनी है, तो रोशनी में शायद जो है सुई मिल जाए, तो इसलिए मैं रोशनी में सुई खोज रहा हूं। देखिए कहानी इतनी ही है, लेकिन इस कहानी का
मर्म क्या है, इस कहानी का सार तत्व क्या है, इस कहानी से सबक क्या मिलती है, इस कहानी से सीख क्या मिलती है, इस कहानी से सबक क्या मिलता है। वह यह कि अमूमन हम ऐसा करते हैं कि हम सत्य को वहां नहीं खोजते हैं जहां सत्य होता है, बल्कि हम सत्य को वहां खोजते हैं जहां किसी विचार की रोशनी पड़ रही होती है, जहां हमें सत्य का आभास हो रहा होता है। लेकिन सत्य तो वहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सत्य वहां है नहीं। सत्य तो किसी अंधेरे कमरे में है, और वहीं आपको सत्य की सुई खोजनी पड़ेगी। बाहर जो किसी विचार का प्रभाव है, बाहर जो किसी विचार की रोशनी पड़ रही है, उसमें आपको जो मिलेगा आप उसे सत्य कह लेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि वह सत्य है नहीं। आप कहेंगे कि इतिहास में सत्य की बात कहाँ से आ गई, तो इसी रूपक का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अक्सर हम तैयारी की सुई वहाँ खोजते हैं, अक्सर हम सफलता की सुई वहाँ खोजते हैं जहाँ वो है ही नहीं। लेकिन वहाँ खोजते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ बाहर से रोशनी आ रही है। किसी सीनियर ने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, आपने किसी दोस्त से सुन लिया कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करने से हो जाता है, आपने किसी कुंजी में पढ़ लिया कि ऐसा करने से हो जाता है, आपने किसी सेमिनार में सुन लिया, या इसी तरीके से सुनी सुनाई बातों के आधार पर आप इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि सफलता की सुई इसी रोशनी में खोजने से मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां है नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा परिश्रम करें, थोड़ी सी मेहनत करें, अपने आप को झोंक दें अपने लक्ष्य के लिए। उसके लिए क्या होगा, आपको अंधेरे में प्रवेश करना होगा, और अंधेरे में प्रवेश का सीधा सा मतलब है कि जहां सफलता है, जहां सफलता की सुई है, हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि जहां रोशनी है वहीं हम रुक जाएं। तो मैं इसको अगर और सरल तरीके से आपसे कहूं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम एक अच्छी रणनीति बनाएं। हम यह देखें कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है, हम पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को देखें और यह समझने की कोशिश करें कि सफलता किस तरीके से मिल सकती है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह का कट ऑफ है, और हमें इतिहास की पढ़ाई किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो अब एक एक करके इस परिचयात्मक सेशन के भी जो अलग अलग खंड हो सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। और आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। एकदम निश्चिंत भाव से इतिहास पढ़िए। इतिहास हम लोग कोई एक दिशीय प्रवाह के रूप में नहीं देखेंगे, यानी कि यह कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि मैं बोलता जाऊंगा और आप जो है उसको केवल सुनते जाएंगे। एक यह प्रक्रिया तो है ही कि जिससे आप पढ़ रहे हैं उनकी बात आपको सुननी ही पड़ती है, लेकिन एकदम खुले मन से, उन्मुक्त मन से जो भी सवाल आपके मन में आए, जो कोई भी जिज्ञासा आपके मन में आए, तैयारी को लेकर, इतिहास को लेकर, इतिहास की दृष्टि को लेकर, जहां कहीं भी आप किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करें, आप उसको साझा करें। हम उस पर चर्चा करेंगे, हम उस पर संवाद करेंगे, और आपके लिए जो कुछ भी बेहतर हो सकता है उस बेहतर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो निर्भीक रूप से, उत्साहित होकर, और जहां कहीं भी संशय हो, जहां कहीं भी दुविधा हो, उस दुविधा को प्रकट करने में संकोच नहीं करना है। यह नहीं सोचना है कि कोई आपको जज कर रहा होगा, या कोई जो है आप सोचें कि अरे यह सवाल मैं पूछूं कि न पूछूं, मैंने तो ठीक ठाक इतिहास की पढ़ाई की है, मैंने तो मास्टर्स किया है इतिहास में, तो यह सवाल पूछना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको जो भी आपके मन में जिज्ञासा आए उसको साझा करिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो विषय का अनुशासन है, जो आपकी तैयारी का अनुशासन है, जो आपके पाठ्यक्रम का अनुशासन है, उसी दायरे में रहते हुए बात करेंगे तो यह ज़्यादा उत्पादक हो सकेगा, प्रोडक्टिव हो सकेगा। बाकी आपको इतिहास के जिस किसी भी खंड पर बात करने की इच्छा हो, हम बात कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं लाइव सेशन से, आप सबका पुनः स्वागत है। और एक एक करके अब हम परिचयात्मक खंड के भी
अलग अलग उपखंड को देखते हैं कि हम किन किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी इस तरह का मौसम है कि पता नहीं चल रहा है कि गर्मी है या सर्दी है। आप कहेंगे कि गर्मी तो नहीं है, लेकिन स्टूडियो पैक होता है ना, तो उसमें हवा की आवाजाही तो होती नहीं है, इसलिए बाहर के तापमान से थोड़ा ज्यादा तापमान यहाँ होता है। ठीक है, चलिए बहरहाल देखिए आज हम किन किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने इस पीपीटी में आपके लिए लिखा है चर्चा के प्रमुख बिंदु, यानी कि हम किन किन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम को समझना तो सबसे जरूरी है। जब तक यही नहीं समझेंगे कि पढ़ना क्या है, तब तक तो अंधेरे में तीर चलाएंगे ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, अभी तो हम इसी पर बात करेंगे जो DSSB PGT हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि उसका पाठ्यक्रम क्या है। वैसे भी आप चाहे अकादमिक पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखिएगा कि पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए। एक एक पॉइंट पाठ्यक्रम में क्या है, सिलेबस में क्या है, वहां आपको पलटकर जाना ना पड़े, आपको देखना ना पड़े कि यह सिलेबस का भाग है कि नहीं है। कहने को तो जहां भी इतिहास है वहां पूरा ही इतिहास होता है, लेकिन तब भी उसमें क्या क्या चीजें एक्सप्लिसिटली लिखी हुई हैं, प्रत्यक्ष तौर पर लिखी हुई हैं, उससे बार बार गुजरिएगा ताकि वह आपके जेहन में बैठ जाए, ताकि वह आपके पढ़ाई का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए और आपको ध्यान में रहे हमेशा। क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम ही आपका दायरा निर्धारित करता है। यह जो ट्रेन की समानांतर पटरी है, यही आपका पाठ्यक्रम है। इसी के बीच से आपको यात्रा करनी है। आपको यह छूट नहीं होती है कि आप इधर चले जाएं, आप इधर चले जाएं, क्योंकि जितनी बार आप इस अनुशासन से बाहर जाएंगे उतना ही आप डिरेल होते जाएंगे। डिरेल मतलब यही होता है ट्रेन का पटरी से उतर जाना, और तैयारी का डिरेल हो जाना क्या है कि आप अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं। तो दायरा कैसे निर्धारित होता है? तो दायरा पाठ्यक्रम से निर्धारित होता है। तो पाठ्यक्रम को क्या करना है? ठीक से देखना है, पाठ्यक्रम को ठीक से याद करना है। ठीक है, चलिए स्वागत है आपका रमेश। बिल्कुल, रमेश कह रहे हैं मौसम पढ़ाई का है। यह मौसम सच में पढ़ाई के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा आलस्य आएगा आपको, और ज़्यादा गर्मी में, दिल्ली में तो वैसे भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और आप जिस भी क्षेत्र से ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो भारत के लगभग सभी इलाकों में, अगर उत्तर भारत का क्षेत्र हम देखें तो ठीक ठाक गर्मी तो पड़ती ही है। तो यह मौसम बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल अनुकूल है कि आप अपनी ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पाठ्यक्रम देखेंगे, फिर यह देखेंगे कि सफलता में इतिहास की भूमिका, यानी कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होने के लिए इतिहास किस तरह से आपको मदद पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बात परीक्षा की रणनीति पर करेंगे, और उसके बाद जो हम बात करेंगे, आप कह सकते हैं कि इसे हम दो खंड में बांट सकते हैं। एक परीक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई कुछ बातें, और दूसरा इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें। यानी कि हम यह भी तो समझें कि इतिहास क्या है। एक विषय के रूप में, चूंकि आप न केवल इतिहास अभी पढ़ रहे हैं, बल्कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होने के बाद आपको इतिहास ही पढ़ाना है। आप इतिहास पढ़ाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो यह सवाल तो आपके लिए और भी बुनियादी होगा कि इतिहास तो पहले है क्या, इतिहास पढ़ें क्यों, इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए। और वैसे भी आज के समय में जब इतिहास, हर व्यक्ति के पास आप देखेंगे कि उसके पास इतिहास को लेकर कोई न कोई राय जरूर है। कोई बोलेगा कि यह सच्चा इतिहास है, कोई बोलेगा यह झूठा इतिहास है, कोई कहता है कि हमारे इतिहास के कई ऐसे खंड हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई, इतिहास में कई ऐसे महान विभूति हुई
जिनके बारे में पर्याप्त नहीं लिखा गया, उनके योगदान के साथ न्याय नहीं किया गया, हमें उनके कृतित्व को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उनके बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह सच्चा इतिहास क्या है, झूठा इतिहास क्या है, यह प्रोपेगेंडा इतिहास क्या है, यह नैरेटिव ड्रिवन हिस्ट्री क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी एक बुनियादी जानकारी आपको अगर होगी, और सबसे बढ़कर अगर यह जानकारी आप में होगी, तभी आप अपने अंदर या फिर जब आप अपने विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे तो आपके पास जो इतिहास का बोध होगा, जो इतिहास की समझ होगी, उस इतिहास की समझ को आप थोड़ा और आगे बढ़ा पाएंगे, उसको और परिपक्व कर पाएंगे, उस पर और चर्चा कर पाएंगे, उसको लेकर अपनी कक्षा में आप और उदार ढंग से और समर्थ ढंग से बात कर सकेंगे। तो आज थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यह मानते हुए कि आपने इन सब की पढ़ाई अपने अकादमिक जीवन में की होगी, तो मैं बहुत जटिलता में नहीं जाऊँगा। मैं इस बात की भी कोशिश नहीं करूँगा कि आपको जो है बहुत उलझन पैदा हो। बस यह कि एक रेफरेंस के साथ, एक संदर्भ के साथ इतिहास का पूरा इतिहास आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा? इतिहास का पूरा इतिहास आपको समझ में आ जाए, यानी कि यह विषय किस तरीके से तैयार हुआ, जिसे हम आज इतिहास कहते हैं, इसका विकास किस तरीके से हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे की राह थोड़ी और आसान हो जाए, आगे का रास्ता थोड़ा और आसान हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले परीक्षा प्रारूप की बात करते हैं। आप लोग फॉर्म भर चुके हैं और इसलिए आपको ये सारी बुनियादी जानकारी तो है ही कि परीक्षा किस तरीके से आयोजित की जाती है, परीक्षा का प्रारूप क्या होता है। फिर भी मैं आपको परिचय के लिए बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। आप जानते ही हैं कि 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और उसमें कितने प्रश्न होंगे? 300 प्रश्न होंगे और कुल 300 अंक होंगे। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न जो है वह कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा और कुल 300 अंकों की परीक्षा होगी। इन्हीं 300 अंकों पर जो है आपकी मेरिट तैयार होगी। जितनी सीट है उसी हिसाब से जो है कट ऑफ तैयार होता है। हम आगे बात करेंगे अभी कट ऑफ की, कि आपको कितने अंक लाने चाहिए जिससे कि आप सफल हो जाएंगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का फॉर्मेट कैसा होगा, उस परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। तो मैंने आपसे कहा कि यह 3 घंटे की एक परीक्षा होगी। किस तरह की परीक्षा होगी? तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा होती है उसमें आपसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें एक से ज़्यादा विकल्प दिए गए होते हैं और उन विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना पड़ता है। तो क्या क्या हमने समझा कि फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एक से ज़्यादा विकल्प आपके पास होंगे और उन विकल्पों में से कोई एक सही उत्तर होता है, उस उत्तर का आपको चुनाव करना होता है। ठीक है, कितने प्रश्न होंगे? तो 300 प्रश्न होंगे। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या 300 के 300 प्रश्न इतिहास से ही पूछे जाएंगे या अन्य खंड भी इसमें शामिल हैं? तो देखिए, जो यह पाठ्यक्रम है, जो यह सिलेबस है, इसमें 2 खंड की चर्चा की गई है। आप इसको सेक्शन 1 सेक्शन 2 कह लीजिए, या आप खंड क खंड ख कह लीजिए, खंड अ खंड ब कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। देखिए, MCQs ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि ये पूरी परीक्षा जो है MCQ फॉर्मेट में ही है। इसमें 2 खंड हैं। पहले खंड में जो है 5 तरह के खंड उपखंड हैं, जिससे कि 20-20 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो 100 सवाल इससे पूछे जाएंगे, एक एक प्रश्न का सवाल होगा। इसमें क्या क्या है? मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। यानी कि इन सब चीज़ों की पढ़ाई आपको थोड़ी बहुत कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि 300 में से 100 अंक जो है यह इसी चीज का है, और जो लास्ट में 200 अंक है वह क्या है? वह आपके विषय का अंक है। यानी कि जैसे आप इतिहास विषय से शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपसे जो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे
200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, यानी कि प्रश्न भी 200 और उसके अंक भी 200 200, यानी कि एक प्रश्न का 1 अंक हुआ। और यह आपको जो है किससे पूछा जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपको ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें भी 2 खंड है, एक आपको जो है टीचिंग मेथडोलॉजी से भी सवाल कुछ पूछे जाते हैं, जिसको आप पेडागोजी कहते हैं, जिसको शिक्षण प्रविधि कहते हैं, उससे भी कुछ सवाल इससे पूछे जाते हैं। और अपने विषय से सवाल पूछा जाता है, जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि जैसे अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वह विषय है इतिहास। इतिहास विषय से आपसे 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 200 अंकों में यह शिक्षण प्रविधि भी शामिल है। तो सबसे पहले तो आप यही समझिए कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए यह विषय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 300 में से 200 अंक, लगभग 70% भार जो है वह किसका है, आपके विषय का है। यानी कि अगर आप अपना विषय ठीक से तैयार कर लेते हैं, आपकी अपने विषय पर पकड़ अच्छी है, आप अपने विषय के साथ सहज हैं, तो यह परीक्षा पास करना आपके लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं होगी। आपके लिए यह परीक्षा कोई कठिन चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। और इस खंड पर आपको जो है ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि हम इतिहास पर बात कर रहे हैं इसलिए, बल्कि इसलिए भी, चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी करते तो यह तो 100 अंक का ही है और यह 200 अंक का है। तो सीधा गणित है, आप अपने बारे में इतना निर्णय तो ले ही सकते हैं ना कि आपके लिए 100 अंक वाला खंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके लिए 200 अंक वाला खंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि जो 200 अंक का खंड है वह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम जो है इसी पर बात करेंगे, इन्हीं 200 अंकों वाले पोर्शन पर बात करेंगे। हालांकि हम टीचिंग मेथडोलॉजी और पेडागोजी पर बात नहीं करेंगे, हम जो है बात करेंगे किस पर, हम बात करेंगे इतिहास विषय से जुड़े हुए जितने भी खंड हैं, जितने भी पहलू हैं, जो भी आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, उन सभी मसलों पर, उन सभी खंडों पर, उन सभी टॉपिक्स पर जितने विस्तार से चर्चा करने की अपेक्षा है, जिस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उस प्रश्न के अनुशासन में रहते हुए हम एक एक करके उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर इतिहास पढ़िएगा। हालांकि कोई वायदा करना या कोई बढ़ा चढ़ाकर बात करना अच्छी बात नहीं है, खास करके जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, जो लोग इतिहास की समझदारी रखते हैं, जिनमें इतिहास का विवेक होता है, जिनमें इस विषय का बोध होता है, वो वैसे भी थोड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज की सीमा पता होती है। लेकिन उस सीमा का ज्ञान होना ही सफलता का ज्ञान होना है, क्योंकि जब हमें यह पता हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वहीं से सफलता का एक बीज तैयार होता है, जिसे हम अपने परिश्रम से फिर एक पेड़ का रूप दे देते हैं। तो जो भी आपके पाठ्यक्रम में है उन सब को तैयार करेंगे और आप यकीन मानिए, आप एकदम अपने ऊपर भरोसा रखकर पढ़ते चलिए कि जितने अंक आपको सफल होने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा अंक आपको इस दौरान, उससे ज़्यादा अंकों की तैयारी आपकी इस दौरान हो जाएगी। और इस बात को जांचने का तरीका क्या है, आप कहेंगे कि भाई आप कह तो रहे हैं, हम इसको परखें कैसे? तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक, जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ें, आप पुराने वर्ष के प्रश्न अगर उपलब्ध हों तो उसको सॉल्व करिए या प्रैक्टिस सेट बनाइए। जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको यह आभास तो हो जाएगा ना कि आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब आप बीते वर्षों के प्रश्न देखेंगे और अपनी पढ़ाई से उसका मिलान करेंगे तो आपको यह अनुभव तो होगा कि आप उसको हल कर पा रहे हैं या आपको कठिनाई हो रही है। या अपने दोस्तों से बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे, कुछ भी करेंगे आप, आजकल तो इंटरनेट पर इतने प्रश्न उपलब्ध होते हैं, आप उसको हल करेंगे तो भी आपको जो है एक खाका मिल जाएगा, आपको एक कह सकते हैं कि एक कसौटी मिल जाएगी, जिससे आप यह तय कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है। अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि एकदम ध्यान से, मनोयोग से कक्षा की चर्चा में भाग लीजिए। और फिर भाग नहीं लेना है कक्षा से, कक्षा में
भाग लेना है, ठीक है। और फिर जो है आप पाएंगे कि आपका यह विषय, आपकी यह तैयारी थोड़ी सी और बेहतर हो गई, आपकी तैयारी इतनी हो गई कि आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। और अंततः हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम जो वांछित लक्ष्य है, हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाएं, ठीक है। आगे हम और स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे, रणनीति पर बात करेंगे। यहाँ मैंने इसलिए आपसे ये बात कह दी कि शुरू में ही आपको एक आश्वस्ति सी लगे कि हम किस किस तरीके से या किस किस तरीके से इतिहास की पढ़ाई करने वाले हैं, या हमारी पढ़ाई का क्रम क्या होगा, हमारी पढ़ाई का दायरा क्या होगा। तो यह बात आपको स्पष्ट हो गई कि इस पेपर में जो है, जो एक पेपर होगा आपका जिसमें कि आप बैठेंगे, उपस्थित होंगे, उसमें 300 प्रश्न होंगे, 300 अंक होंगे। उन 300 अंकों में या 300 प्रश्नों में 100 प्रश्नों का एक अलग खंड होगा जिसमें कि ये मेंटल एबिलिटी वगैरह है, और उसके बाद 200 अंकों का या 200 प्रश्नों का एक अलग खंड होगा जो कि आपके विषय से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, इतिहास क्या है। देखिए आप सबने तो इतिहास पढ़ा ही है, तो यह अलग से कहने की आवश्यकता है नहीं कि जब हम इतिहास की बात करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं। हम भारतीय इतिहास की बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसकी बात कर सकते हैं, विश्व इतिहास की बात कर सकते हैं। और जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में भी तो कई खंड हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत, हम कह सकते हैं मध्यकालीन भारत, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत, ठीक है। इसी तरीके से जब हम विश्व इतिहास की बात करें तो हम यूरोप के इतिहास की बात कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि यूरोप के इतिहास को ही विश्व इतिहास का पर्याय मान लिया जाता है। हम इतने आदी हो गए हैं यूरोसेंट्रिक प्रणाली के, हम इतने आदी हो गए हैं यूरोप केंद्रित अध्ययन प्रणाली के कि हम विश्व इतिहास को यूरोप के इतिहास तक सीमित कर देते हैं। लेकिन यह इतिहास जो है, यह इस विश्व में केवल यूरोप ही नहीं है, बल्कि हम यूरोप कह सकते हैं, एशिया कह सकते हैं, जितने भी महादेश हैं, अफ्रीका कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं, कोई छूट गया हो ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो उन सब का इतिहास भी हम पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इतना खंड तो है, इतिहास के इतने हिस्से तो किए जा सकते हैं, हमें इनमें से क्या क्या पढ़ना है। चलिए, भारतीय इतिहास के सभी चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी बात है। भारतीय इतिहास में किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा था, भारतीय इतिहास में किस तरीके से जो है समाज का विकास हो रहा था, भारतीय इतिहास में किस तरीके से जो है सांस्कृतिक परिघटनाएं घट रही थी, भारतीय इतिहास में अर्थतंत्र का विकास किस तरीके से हुआ था, ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा था, क्या एक काल से दूसरे काल के बीच निरंतरता के तत्व थे, क्या उनमें परिवर्तन के तत्व देखने को मिलते हैं, इन सबको हम देखते हैं इतिहास में। इन सब को जानकर ही हम संपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हमने ये कहा कि विश्व इतिहास में हमारी आदत हो गई है कि हम यूरोप का इतिहास का पर्याय मान लेते हैं उसे, और वही पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज, विश्व युद्ध इत्यादि पढ़ने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि विश्व का इतिहास और यूरोप का इतिहास एक ही है। जबकि यूरोप के अलावा जापान में सांस्कृतिक या सभ्यतागत या राजनीतिक परिघटनाओं का एक व्यापक परिदृश्य हमें देखने को मिलता है, व्यापक विकास क्रम देखने को मिलता है। चीन एक बहुत समृद्धशाली सभ्यता रही है, मिस्र बहुत समृद्धशाली सभ्यता रही है। तो इन सबको भी देखना चाहिए, तभी तो हम पूरे देश दुनिया का इतिहास समझ पाएंगे। तो अब ये है कि इनमें से क्या क्या पढ़ें, तो हमारे पास दुविधा करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि
इस दुविधा का अंत करने के लिए हमारे पास एक पाठ्यक्रम है, हमें चुनौती दी गई है, हमें जो है कुछ प्लान दिए गए हैं, और वह प्लान क्या है, वह योजना क्या है, तो वह हमारा पाठ्यक्रम है। हमारे पाठ्यक्रम में जो जो चीजें दी गई होंगी, चाहे भारतीय इतिहास में चाहे विश्व इतिहास में, हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, उसी दायरे में रहते हुए पढ़ेंगे। यह कोशिश नहीं करेंगे कि हम उस दायरे से बाहर चले जाएं ताकि हमारी तैयारी डिरेल हो। ठीक है, अब गहराई से या थोड़ा ध्यान से जो है पाठ्यक्रम को समझेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब तक हम पाठ्यक्रम नहीं समझ लेते हैं तब तक हमें उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी कि जब तक आपको दुश्मन का पता ही नहीं है, दुश्मन हालांकि खराब शब्द है इसके लिए, आप ये कह सकते हैं लक्ष्य कह लीजिए, जब तक हमें लक्ष्य का ठीक पता ही नहीं है कि उस जो है चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए या चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, तब तक हम जो है ठीक से उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक से उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दुविधा का समाधान तो हमारे पास है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें दिया हुआ है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बस ये क्या क्या है इसको समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस, यानी कि वाक्यों के बीच, शब्दों के बीच जो अर्थ छिपा है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि लिखा तो है टाउन प्लानिंग, इसका मतलब क्या है इसको समझेंगे, कितने विस्तार की हमसे अपेक्षा रखता है उसको समझेंगे, तभी हम पूरा पाठ्यक्रम ठीक से अवलोकन कर पाएंगे, तभी हम पूरा पाठ्यक्रम ठीक से समझ पाएंगे, और फिर उसी समझ के आधार पर हम अपनी तैयारी में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम इन सब में देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है। दूसरा एक सवाल आपके मन में एक कौतूहल आ सकता है कि ये प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये काल का निर्धारण कैसे होता है। थोड़ा सा विषयांतर है, मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूं कि हम क्यों किसी समय को प्राचीन काल कहते हैं, क्यों किसी समय को मध्यकाल कहते हैं, क्यों किसी समय को आधुनिक काल कहते हैं। तो इसका एक रेफरेंस तो आप जो है काल के संदर्भ में दे सकते हैं कि जो हमसे सबसे निकट का इतिहास है उसे हम कह देते हैं कि वह आधुनिक काल है। जो उससे थोड़ा सा दूर है लेकिन बहुत दूर नहीं है, उसे प्राचीन नहीं कह सकते, तो उसे हम मध्यकालीन कह सकते हैं। ठीक है, और फिर जो सुदूर इतिहास है उसे हम प्राचीन काल कह देते हैं। तो एक यह बात तो ठीक है कि अलग अलग समय का निर्धारण है, उसी हिसाब से हम इतिहास को बांट देते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता, तो हम कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। दिल्ली सल्तनत, मुगल वगैरह हो तो हम कहते हैं मध्यकाल की बात है। या जब फिर हम उपनिवेशवाद पढ़ते हैं, अंग्रेजों का आगमन पढ़ते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि आधुनिक काल है। ध्यान रखिएगा कि इतिहास इस तरीके से घटता नहीं है, जैसे अभी समय चल रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि यह समय जो है इतिहास के हिसाब से चल रहा है कि नहीं आधुनिक काल है तो इस हिसाब से चलते हैं, या यह मध्यकाल है या यह प्राचीन काल है। समय की तो अपनी गति है, समय तो अपने हिसाब से चलता रहता है, हम लोग उस समय में अपनी भागीदारी करते रहते हैं। लेकिन यह काल का निर्धारण जो है यह जो है अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है, ताकि हम किसी समय को, अतीत के किसी हिस्से को ठीक ढंग से समझ पाएं, उसका ठीक से अध्ययन कर पाएं, ठीक से अवलोकन कर पाएं। इसलिए अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग समय में बांट देते हैं। तो फिर यह है कि अध्ययन की सुविधा के लिए जब हम अलग अलग खंडों में बांटते हैं तो इसकी कसौटी क्या होती है। तो देखिए, इसकी कसौटी जिसको हम इतिहास लेखन में कहते हैं उसे बोलते हैं प्रवृत्ति, ट्रेंड्स, या आप कह सकते हैं कि मुख्य विशेषताएं। यानी कि हर समय को किसी पुराने समय से अलग करने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर हम उसको पिछले समय से अलगा सकते हैं। जैसे हम कहें कि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में किस तरीके से हम अंतर करेंगे, या विश्व में मध्यकाल और आधुनिक काल का अंतर किस तरीके से करेंगे, तो वह आपको समाज की संरचना में, राजनीति की संरचना में एक नई व्यवस्था के जन्म लेने के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे पुरानी व्यवस्था या प्राचीन व्यवस्था में हम कहते हैं कि तर्क का बहुत
ये नहीं था। जैसे मध्यकाल में हम कहते हैं ना कि भाई सामंतवाद था, सामंतवाद पूरे विश्व की एक जो है विशेषता उस समय बन गई थी। तो फिर जब सामंती व्यवस्था टूटती है तो हम कहते हैं कि अब नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है, नए राजतंत्र का विकास हो रहा है, नए नए तरह के विचार आ रहे हैं। तो यह संक्रमण भी हम समझेंगे अलग अलग खंडों की जब बात करेंगे। अभी मैंने आपको केवल संदर्भ के लिए कहा कि हम इसका निर्धारण अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं। और कैसे बांटते हैं? तो प्रवृत्तियों के आधार पर बांटते हैं। किसी समय को हम कुछ विशेषताओं के आधार पर बांट देते हैं, जैसे कि हम ये कहें कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, संपत्ति की अवधारणा ये किसी समय के मूलभूत गुण हैं, तो हम उसको जो है कह देंगे कि यह आधुनिक समय है। उसी प्रकार से हम कहेंगे कि निरंकुश राजतंत्र और फिर अंधविश्वास, सामंतवाद, धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव, तो हम कह देंगे कि यह सब जो है मध्यकाल की बात है। या भारत में अगर मध्यकाल की बात करें तो भारत में मध्यकाल जो है एक नई व्यवस्था का सूचक था। इस्लामी शासन व्यवस्था का यहाँ उदय हो रहा था और दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल इत्यादि के माध्यम से जो है एक नई व्यवस्था यहाँ निर्मित हो रही थी। एक नए तरह का राजतंत्र तैयार हो रहा था, एक पूरी केंद्रीकृत प्रणाली विकसित हो रही थी, एक नए ढंग से शासन करना शुरू हो रहा था, जिसमें कि इस्लाम का भी कुछ तत्व शामिल था, जिसमें कि जहाँ से वो आए थे वहाँ की भी कुछ शासन व्यवस्था के तत्व इसमें शामिल थे। तो हम इस आधार पर भी कुछ कुछ वर्गीकरण करते हैं। साथ ही इस बात पर भी करते हैं कि राजनीति, समाज, संस्कृति इत्यादि में क्या ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जो किसी समय को उसके पुराने समय से अलग कर रहा हो। तो अगर ऐसी कसौटी हमें मिलती है, अगर ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, तो हम फिर उस हिसाब से उसको नए समय में शामिल कर लेते हैं। तो यह है काल निर्धारण की बात। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में हमारा क्या क्या हिस्सा है। मैंने आपसे कहा कि भारतीय इतिहास के भी कई हिस्से हो सकते हैं, जिसमें कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक है। तो आपके पाठ्यक्रम में भी यह तीनों ही इतिहास पढ़ना है। प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है और आधुनिक इतिहास भी आपको पढ़ना है। अब देखते हैं कि क्या क्या है। ये क्रम एक बार आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ एक शायद रह गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अगर इसको एक बना दें तो ये फिर 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह 4, यह 5 और यह 6। ठीक है। देखिए हमारी जो शुरुआत हो रही है हमारे पाठ्यक्रम में, जो सबसे पहला बिंदु है वह है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और विशेष तौर पर इन्होंने बता भी दिया कि यहाँ क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ टाउन प्लानिंग यानी कि जो नगर निर्माण की योजना है उसको देखना है, रिलीजन देखना है यानी कि धर्म देखना है, वहाँ की आर्थिक और सामाजिक जीवन को देखना है, और वहाँ किस तरह का लेखन था उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। मैंने आपसे कहा था कि पाठ्यक्रम में बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने इसकी शुरुआत तो की है हड़प्पा सभ्यता से, और हड़प्पा सभ्यता में बता भी दिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता तक मानव सभ्यता कैसे पहुंची, प्राक हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा के पहले मानव का जीवन कैसा था, पाषाण युगीन जीवन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपसे अपेक्षित है, क्योंकि कई बार उससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछ दिया जाता है। तो इस पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही इसके पहले का जो थोड़ा सा इतिहास है, किस तरीके से मानव, आप जानते हैं कि यह बंदर से विकास होकर फिर होमो सेपियंस सेपियंस के रूप में हम लोग आए हैं। तो होमो इरेक्टस हो, निएंडरथल हो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, जितने भी मानव प्रजातियां हैं, आग की खोज हो, चक्के की खोज हो, कृषि की खोज हो, मानव बस्ती की बसावट हो, संपत्ति की अवधारणा हो, भविष्य की चेतना हो, परिवार की व्यवस्था हो, राज्य का उदय हो, एक साथ रहना हो, एक दूसरे से अंतर संबंध स्थापित करना हो, सामाजिक जीवन की शुरुआत हो, धार्मिक आस्था का आरंभिक रूप हो, साम्राज्य बनने की स्थिति प्रारंभ होनी शुरू हो, उन सब को समझना पड़ेगा। तब जाकर हम इतिहास को एक क्रमिक ढंग से समझ पाएंगे, तब हम जाकर इतिहास को उसकी गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हड़प्पा तो पढ़ेंगे ही, हड़प्पा के पहले जो
प्राक हड़प्पा या मानव सभ्यता का जो भी स्वरूप उस समय रहा होगा उसको देखेंगे। उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है राइज ऑफ मगध इन रिलेशन टू 16 महाजनपदाज, यानी कि जो 16 महाजनपद हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया राइज ऑफ मगध, यानी कि 16 महाजनपद में भी एक जो महाजनपद मगध है उसके उत्थान की कहानी और उस मगध के साथ बाकी के 15 महाजनपदों का किस तरह का संबंध रहता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी ठीक से तैयार करेंगे। उसके बाद राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू बुद्धिज्म जैनिज्म, यानी कि उस समय हम देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व में अनेक धार्मिक मतों, अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें से कि नास्तिक दर्शन, भौतिकवादी दर्शन इत्यादि दर्शनों का उस समय उदय होता है। उन सब को समझने की अपेक्षा हमसे की जा रही है कि हम उसके उदय को समझें कि वह क्यों अस्तित्व में आया, हम यह भी समझें कि उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या है, प्रमुख टीचिंग्स क्या हैं। हम एक तुलनात्मक ढंग से भी उसको समझने की कोशिश करें, कंपैरिजन इसलिए लिखा गया है। और फिर कि उसका समाज पर, राजनीति पर, संस्कृति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उन प्रभाव को भी समझने की अपेक्षा हमसे की जा रही है। ट्रेड एंड कॉमर्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि समाज, व्यापार और वाणिज्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब को हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद साम्राज्य का इतिहास प्रारंभ होता है और साम्राज्य के इतिहास में जो है हमें मौर्य वंश खास तौर पर दिया गया है कि हम मौर्य वंश को देखें और उसमें कि मौर्य वंश का उदय किस तरीके से होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, अशोक, और फिर मौर्य साम्राज्य का पतन किस तरीके से होता है, यह सब चीजें हमें दी गई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब आपको केवल मौर्य यहां लिख दिया गया है लेकिन आपको कॉजेज ऑफ इट्स राइज भी लिखा हुआ है कि इसका उदय क्यों हुआ, तो इसमें भी हमें इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। यह देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके से मौर्य साम्राज्य एक साम्राज्य के रूप में आता है और यह भी कि इसके पहले किस तरह की व्यवस्था थी और मौर्यों की मुख्य प्रतिस्पर्धा किसके साथ होती है और उस प्रतिस्पर्धा में जीत कर जो है मौर्य यहाँ आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमें दिया गया है गुप्त में जो है आप हमको पढ़ना है गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं, यानी कि एक इतिहास में बहुत विवाद है कि क्या जो है यह स्वर्ण युग था या यह स्वर्ण युग नहीं था, तो क्यों इसको हम स्वर्ण युग कहते हैं और स्वर्ण युग न कहने के पीछे क्या क्या तर्क दिए जाते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं जिनको खास तौर पर पढ़ना है, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, और फिर प्रशासन, धर्म, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि चीजें गुप्त साम्राज्य में हमें पढ़नी है। और फिर हमसे एक वाक्य में लिख दिया गया सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम वैदिक टिल 7th सेंचुरी, यानी कि 7वीं सदी तक समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी वो हमें पढ़ना है। कहां से? वैदिक काल से। तो देखिए एक ही वाक्य में इन्होंने लिख दिया कि वैदिक काल से 7वीं सदी तक। ठीक है। इसमें दो मुख्य चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, एक तो समाज और दूसरा अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र कह लीजिए। ठीक है। अब है तो एक वाक्य में लिखा हुआ, लेकिन देखिए कितना समय हो गया, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, लगभग 2000 साल के आसपास जो है मामला हमें वहां देखने को मिलता है। 2000 साल का इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और फिर जितने ये सब महाजनपद आएंगे, मौर्य आएंगे, गुप्त आएंगे, फिर जो है अब हमें समाज पढ़ना है तो बाहरी आक्रांताओं को भी देखना पड़ेगा कि भारत में किन किन बाहरी आक्रांताओं का प्रवेश हुआ, उससे भारत के समाज पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, उससे व्यापार वाणिज्य पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है,
और साथ ही इन समाज और अर्थतंत्र को प्रभावित करने में राजनीति किस तरीके से भूमिका निभाएगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में उसको भी समझना पड़ेगा। तो यह भले ही एक वाक्य में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कई चीजें शामिल हैं, उन सब को हमें देखना पड़ेगा। हालांकि एक बात आप देख सकते हैं कि इसमें दक्षिण भारत के इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया गया है। वैदिक काल से 7वीं सदी तक जो कुछ भी दक्षिण का इतिहास आएगा या परिधि का इतिहास आएगा, उसको तो हमें देखने की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन अलग से फिर दक्षिण भारत का इतिहास हमें नहीं लिखा हुआ है। इन्हीं सब में जहां जहां जैसे गुप्त में, समुद्रगुप्त में दक्षिणापथ के जो राज्य आएंगे और किस तरीके की नीति अपनाई जाती है, उसको देखने की अपेक्षा की जा रही है। अलग से उसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जहां जहां उसकी आवश्यकता होगी वहां हमें उसको समझना होगा, तभी हम इतिहास को संपूर्णता में समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आप कह सकते हैं कि यह मध्यकालीन भारत, अगर हम उस हिस्से को, पहले हिस्से को ये कहें कि यह प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह हिस्सा जो है यह कहां तक, यहां तक, 9 तक। हालांकि अब तो संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अब यहाँ ठीक नहीं करते हैं, आप समझ ही रहे हैं। हमने दरअसल 6 तक वहां कर दिया था, तो यह 7, 8, 9, 10 तक हो जाएगा, लेकिन आप इसी बिंदु से समझिए। ये इतिहास क्या हो गया, मध्यकालीन भारत। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, लिखा है सल्तनत एरा, द डिफीट ऑफ हिंदू किंगडम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। यानी कि जो सल्तनत युग है, जिसमें कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होगी और पूरा मध्यकालीन इतिहास चलेगा। तो हमें उस मध्यकालीन इतिहास, हमें उस गुलाम वंश से, सल्तनत काल से तो शुरू करना है, लेकिन हमें यह भी पढ़ना है कि द डिफीट ऑफ हिंदू किंगडम, यानी कि उस समय और कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से राजा थे जिनको हरा कर या जिनसे प्रतिस्पर्धा कर सल्तनत एरा स्थापित होता है। यानी कि इसमें भी हमें फिर बैकग्राउंड में उन तमाम राजनीतिक घटनाओं को देखना पड़ेगा जो कि सल्तनत के निर्माण में बुनियाद का काम करती हैं, जो कि सल्तनत की स्थापना के समय पुरानी व्यवस्था के रूप में मौजूद होती हैं। और फिर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, इसमें जो भी शासक होंगे, उनकी जो भी नीतियां होंगी, जिस तरीके से उसका विकास होगा, चाहे वह कला हो, संस्कृति हो, इत्यादि चीजों को भी देखने की कोशिश हम इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, लिखने का एक वाक्य में लिख दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि इसकी स्थापना हो गई, लेकिन यह एस्टेब्लिशमेंट क्या, कि केवल कोई शासक या कोई सुल्तान गद्दी पर बैठ गया, इसका मतलब है कि हमने उस समय को समझ लिया? नहीं, हमें उसकी राजनीति, उसका समाज, उसका अर्थतंत्र, नए प्रयोग, संस्कृति, स्थापत्य इत्यादि को भी समझना पड़ेगा, तब जाकर यह जो है इस्टेब्लिशमेंट का मूल कंसेप्ट पूरा हो पाएगा। इसकी हम ठीक से विवेचना कर पाएंगे। और फिर आपसे जो है अगला पीरियड, अगला टॉपिक है आपसे मुगल पीरियड, यानी कि मुगलों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 1526 यानी कि जब बाबर आया था, और 1707 यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, तब तक का इतिहास आपको पढ़ना है। हालांकि आप जानते हैं कि जो परवर्ती मुगल हैं वो बहुत बाद तक रहे हैं, यानी कि 1857 तक आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर रहे हैं। भले ही नाम मात्र के रहे हों, लेकिन मुगल सम्राट तो थे ही। लेकिन हमें जो दिया गया है वह दिया गया है 1526 से 1707, यानी कि बाबर से औरंगजेब तक उसकी राज व्यवस्था क्या थी, उसका प्रशासन क्या था, उस समय का समाज कैसा था और वहाँ का अर्थतंत्र कैसा था, ये सब पढ़ने की अपेक्षा हमसे की जा रही है। तो इसको हम फिर ध्यान से देखेंगे। और फिर मध्यकालीन समय में ही समाज और संस्कृति को भी समझेंगे। किस विशेष संदर्भ में समझेंगे? तो भक्ति और सूफी आंदोलन के विशेष संदर्भ में समझेंगे कि किस तरीके से भक्ति का विकास होता है और किस तरीके से सूफी मत का भारत में प्रवेश होता है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, और यह
किस तरीके से तत्कालीन भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा था, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ फिर अलग से लिख ही दिया मिडाइवल आर्किटेक्चर, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड दोनों शामिल है, यानी कि स्थापत्य कला का विकास किस किस तरह से हुआ था, इसको भी हमें समझना है। हालांकि इसमें चित्रकला वगैरह शामिल नहीं है, आर्किटेक्चर इन्होंने लिख दिया, तो हम केवल स्थापत्य कला के स्तर पर देखेंगे कि किन किन चीज़ों का विकास उस समय हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत यह क्या है, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। ठीक है। आधुनिक भारत में कहां से हमें पूछा गया है, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि यूरोपियों का आगमन। आप जानते हैं कि भारत में एक से अधिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, और उन यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा और भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति से प्रतिस्पर्धा करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ टिक जाती है, सर्वोच्चता हासिल कर लेती है, और फिर आगे का लगभग 200 साल का इतिहास उन्हीं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संचालित होता है। तो हमें क्या देखना है कि यूरोपियों के आगमन और फिर ब्रिटिश रूल के स्थापित होने को, ब्रिटिश शासन की स्थापना को देखेंगे, और फिर ब्रिटिश रूल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति किस तरीके से रही, इसको देखने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर आर्थिक नीति पर जोर दिया गया है, तो हम उस आर्थिक नीति पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर 57 का विद्रोह है, उसमें 3-4 चीजें आपको स्पष्ट रूप से लिख दी गई हैं कि हमें उसकी प्रकृति देखनी है, उसका कारक ढूंढना है, उसमें नेतृत्वकर्ताओं के बारे में जानना है, मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई, परिणाम क्या हुआ, पराजय के कारण क्या थे, और इन सब का प्रभाव क्या होता है, यह देखने की अपेक्षा हमसे की जा रही है। और फिर एक पॉइंट है, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन और फिर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय, इस तत्व को भी हमसे पूछा जाएगा, इसे भी समझने की अपेक्षा हमसे की जा रही है। और देखिए, फिर मैंने आपसे कहा क्या कि बिटवीन द लाइंस देखना पड़ेगा। यहां इन्होंने केवल एक वाक्य में लिख दिया, द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1885 टू 1947, यानी कि 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है, और तब से लेकर 1947, यानी कि जब भारत का क्या होगा, भारत को आज़ादी मिलेगी, विभाजन के साथ भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वहां तक के इतिहास को हमें पढ़ना है। इन्होंने लिख तो दिया एक वाक्य में कि 1885 से 1947, लेकिन इस दौरान हमें एक व्यापक कालखंड का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें जो है इन सभी चीजों को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और अंतिम में आपसे पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग फीचर्स, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किस तरीके से बना है, किस तरीके से फ्रेम हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, किस तरीके से संविधान काम करता है और किस तरीके से इसको अपनाया गया है। कुछ कुछ, हालांकि यह आप अगर तकनीकी रूप से कहें तो यह राज व्यवस्था का भाग है, यह राजनीति विज्ञान का भाग है, लेकिन हम इसको भी देखेंगे, जो कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें हैं संविधान से जुड़ी हुई। और चूंकि यह मेरी रुचि का एक क्षेत्र भी है, संविधान पर, संविधान को पढ़ना, उसके प्रावधानों को जानना, उस पर तमाम अन्य पुस्तकों को पढ़ना, उस पर बातचीत करना, यह रुचि का एक क्षेत्र रहा है, तो इस पर भी हम ठीक से बात कर पाएंगे। आपको निश्चिंत रहना है इस पहलू के लिए भी। ठीक है, यह तो हो गई भारत के इतिहास की बात। अब जो है देखिए, आपसे एक और खंड जो है वह क्या है, यह है विश्व इतिहास।
यानी कि आपसे विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाएगा। आपको विश्व इतिहास भी पढ़ना है। और यह शुरू कहाँ से हो रहा है? तो यह प्राचीन सभ्यता के उदय से, किस तरीके से प्राचीन सभ्यताएं बन रही थी। इसमें फिर हम समझेंगे कि सभ्यता किसको कहते हैं, संस्कृति किसको कहते हैं, सभ्यता संस्कृति में क्या संबंध होता है, क्या उनमें अलगाव के बिंदु होते हैं, उन सब को समझेंगे। लेकिन आपको जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता से इसको समझना है क्या? तो अर्बनाइजेशन, स्क्रिप्ट, ट्रेड, कैलेंडर, यह जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता में ये सब चीज़ें किस तरीके से संचालित हो रही थी। फिर आपसे रोम और ग्रीक सभ्यता के बारे में भी पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। यह भी हमें तैयार करना है, किस तरीके से साम्राज्य का उदय हो रहा था, वहाँ का प्रशासन किस तरीके से था, वहाँ समाज किस तरीके से चल रहा था। तो सभ्यता में हमें बेसिकली मेसोपोटामिया, रोमन और ग्रीक सभ्यता के बारे में अध्ययन करना है। इन सब के बारे में बुनियादी जानकारी हासिल करनी है। और खास करके जो चीज़ें प्रत्यक्ष तौर पर, प्रकट तौर पर हमारे सामने उपस्थित हैं, इनको ठीक से तैयार करना है। और फिर इसका जो एक पहलू है वह क्या है? राइज ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म का उदय किस तरीके से होता है, उसकी प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं, उसकी संस्कृति क्या है, और क्रूसेड्स यानी कि धर्म युद्ध की उसमें क्या संकल्पना है और क्या क्या चीज़ें उसमें चल रही थी। फिर देखिए, मैंने आपसे कहा कि अलग अलग विश्व इतिहास का भी भाग होता है, केवल यूरोप का इतिहास नहीं है। हम देख रहे हैं ये सब यूरोप का इतिहास नहीं है, बाकी जगह के इतिहास भी इसमें शामिल हैं। और फिर हमें देखना है नोमेडिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि मध्य एशिया के जो घुमंतु लोग हैं, जो घुमंतु समुदाय है, उसके बारे में भी। और फिर यूरोप का इतिहास समय है कि डार्क एज, फ्यूडलिज्म इन यूरोप, मैनर स्टेट क्या था, उसका पतन कैसे हुआ, यानी कि जिसे हम अंधकार का युग कहते हैं यूरोप में। और उसी अंधकार के युग में जबकि सामंतवाद की स्थिति वहाँ पाई जाती थी, मैनर व्यवस्था क्या है, उसका पतन कैसे हुआ, उसको देखेंगे। और फिर रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन पीरियड इन यूरोप, और कैसे जो है इस डार्क एज से, इस अंधकार के युग से यूरोप का समाज बाहर आता है। और यूरोप का समाज जो है एक नई चेतना से युक्त हो जाता है, उसमें तर्क करने की, उसमें चीज़ों को देखने समझने की नई दृष्टि आरोपित हो जाती है, नई दृष्टि प्रवेश कर जाती है। तो उसको समझेंगे। और एक अन्य पहलू क्या है? कैपिटलिज्म एंड मर्केंटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद और वाणिज्यवाद क्या है, औद्योगिक क्रांति, और फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को भी हमें तैयार करना है। यह भी हमारे विश्व इतिहास का हिस्सा है। और फिर जो है चीन और जापान, चीन में हमें दे दिया 1840 से 1949 तक, जो मुख्य मुख्य पहलू हैं उसको समझेंगे। और फिर जापान में 1840 से 1949 तक, दोनों का कालक्रम एक ही रखा गया है लेकिन अलग अलग देश की बात की गई है। तो हम इन सब को समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। जिस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसी दायरे में रहकर हम जो है इस पूरे पाठ्यक्रम को आने वाले 50 जितने भी दिन हो सकते हैं, 40, 45, 50, 55, उस तय दायरे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक पहलू को समझेंगे, उसको उसकी गहराई के साथ समझेंगे, उसको उसकी जटिलता के साथ समझेंगे, लेकिन जटिल होकर नहीं समझेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप फिर से समझिएगा कि जहां जितनी जटिलता है उसको उसकी जटिलता में समझेंगे, ऊपर ऊपर भागेंगे नहीं। जैसे धर्म सुधार आंदोलन हो, चाहे यूरोप का हो चाहे भारत का हो, सूफी मत हो, या 6ठी सदी ईसा पूर्व में नए धर्मों का उदय हो, नए दर्शन हो, इनमें कई चीजें जो है आपको बंधी हुई मिलेंगी, कई चीजों का अर्थ अपने आप स्पष्ट नहीं होता है। तो हम उस उलझी हुई चीज को भी समझेंगे, हम उस जटिल चीज को भी समझेंगे, लेकिन जटिलता से नहीं समझेंगे। समझेंगे आसानी से, एक एक रेशा अलग करके देखेंगे, एक एक तत्व अलग करके देखेंगे, ताकि पूरी तस्वीर हमारे सामने बन जाए और वह जटिल चीज बहुत आसान होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए। जैसे हम शरीर विज्ञान को पढ़ने के लिए कोशिकाओं का भी अध्ययन करते हैं, हमारी छोटी इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, उसी तरह से जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो जो बाहर से परिकल्पना, जो परिघटना बाहर से जटिल और कॉम्पैक्ट दिख रही है, उसके तत्व हम खोलेंगे, उसको उजागर करेंगे और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है,
तो यह था हमारा पाठ्यक्रम। इस बीच कहीं आपको कठिनाई लगेगी तो आप क्या करेंगे, अपनी कठिनाई को व्यक्त करेंगे। यह नहीं करेंगे कि अपनी कठिनाई छिपाए रखेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें अपने मन में रखिए। दुविधा, संशय और कठिनाई अपने मन में क्यों रखनी, उसे बाहर व्यक्त कर दीजिए और उसका हल अपने अंदर बिठा लीजिए। तो जो चीजें काम की है उसको अंदर रखिए, जो काम की नहीं है उसको बाहर कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि किसी भी जगह तक आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए जो सबसे जरूरी है, वह सबसे जरूरी क्या है, स्ट्रेटजी, यानी कि परीक्षा की रणनीति। ठीक है, परीक्षा की रणनीति। देखिए, स्ट्रेटजी का सीधा सा मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से पढ़ें, हम किस तरीके से सफल हों, हमारी सफलता का मार्ग क्या हो। तो सबसे पहले इसमें हमने जिन जिन चीजों की चर्चा की वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि पेपर का विभाजन करेंगे क और ख में, और हम देखेंगे कि किसका वेटेज ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि इसमें इतिहास का वेटेज ज्यादा है, विषय का महत्व ज्यादा है, तो हम जो है इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हालांकि हम तो पढ़ाई ही इतिहास विषय की ही कर रहे हैं, लेकिन मैं इन जनरल भी आपसे कह रहा हूं, इस पेपर में जो 2 हिस्से हैं उसमें दूसरा हिस्सा बड़ा हिस्सा रखता है, क्योंकि वह 200 अंकों का है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम के दायरे में रहते हुए अपनी तैयारी करनी है। आप कहेंगे कि ये सब बात तो हो ही गई, इसके अलावा क्या करना है। इसके अलावा देखिए कि हमें यह जानना होगा कि हमें कितने प्रश्न हल करने हैं, हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। और यह भी हमें पता करना होगा कि हम कितने प्रश्न हल कर सकते हैं। जब तक अपनी सीमा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक कि अपनी कमजोरी का या परीक्षा के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी तैयारी पूरी नहीं होगी। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, आपको सफल होने के लिए कट ऑफ तक पहुंचना है। 300 अंक की परीक्षा होती है। अगर आप यह सोच लें कि आपको 300 में 300 अंक प्राप्त करने हैं और एक भी प्रश्न आपसे अभ्यास में न बने, इतिहास का एक भी प्रश्न छूट जाए, तो आप बेचैन हो जाएं कि अब हम पास कैसे होंगे। लाना तो 300 अंक है, लेकिन हमारा तो प्रश्न ही हल नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि फिर वही आप अंधेरे में तीर चलाएंगे, जहां सुई है वहां नहीं खोजेंगे, जहां रोशनी है वहां खोजेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने अंक आपको लाने हैं, और वह इसलिए भी क्योंकि आप सभी प्रश्न हल नहीं कर सकते। हर परीक्षा का नेचर अलग अलग होता है। किसी परीक्षा में हो सकता है कि 40% ही कट ऑफ जाता हो, किसी परीक्षा में 60% ही कट ऑफ जाता हो, विषय एक ही हो, इतिहास से ही प्रश्न पूछा जाता हो, लेकिन कहीं जो है कठिन प्रश्न पूछ दिए जाते हो, कहीं अबूझ किस्म के तथ्य पूछ दिए जाते हो, कहीं जो है ठीक ठाक संतुलन रहता हो। तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी घटता बढ़ता रहता है। साथ ही कितनी सीट है, इससे भी तय होता है कि कट ऑफ क्या है। तो देखिए, जब आप पुराने वर्षों के देखेंगे कट ऑफ, तो अलग अलग श्रेणियों में, एक तो अलग अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग कट ऑफ है, पुरुषों के लिए अलग कट ऑफ है, और फिर वह सामान्य और फिर आरक्षित श्रेणी की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वह कट ऑफ की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन अभी हम बात करते हैं जो सबसे ऊंचा दायरा है, जो सबसे ऊपर का कट ऑफ है, जो सामान्य श्रेणी के लिए अमूमन होता है। हर वर्ष इसमें कुछ कुछ अंतर देखने को मिलता है, कभी 135, कभी 145, कभी 155, कभी 160, इसी दायरे में यह घूमता रहता है। यानी कि अगर हम बीच का एक रास्ता तलाशें तो 150 से 165 या 160 अंक के बीच जो है यह कट ऑफ हमेशा वेरी करता रहता है, यह कट ऑफ जाता रहता है। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रश्न कैसा है। अगर प्रश्न कठिन है और आप जानते हैं कि इसमें नकारात्मक अंकन की भी व्यवस्था है, निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है,
यानी कि एक गलत प्रश्न पर आपके 1/4 अंक काट लिए जाते हैं, और अगर आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो एक सही प्रश्न का अंक आपसे कट जाएगा, वह आपके कुल प्राप्त अंक से घट जाएगा। ठीक है, कुल सही प्रश्नों में से उसको घटा दिया जाएगा। तो यह विवेक भी रखना है कि कितने प्रश्न आप सही कर सकते हैं, और इस विवेक को ध्यान में रखते हुए यह कट ऑफ भी ध्यान रखिएगा कि आपको 300 में से 300 प्रश्न नहीं लाने हैं, आपको 160 खूब 170 के आसपास जाना है, यानी कि 60% भी यह टच नहीं हो रहा है। अगर 60% भी निकालेंगे 300 का तो 180 हो जाएगा, तो 180 अंक तक भी हम नहीं जा पा रहे हैं। 55 से 60 के बीच मैक्सिमम रेंज अगर जा रही है, इसका मतलब है कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी यह ध्यान रखना है कि हमें 100 में से 100 प्रश्न ठीक नहीं करने हैं, क्योंकि एक तो हम 100 में से 100 प्रश्न ठीक भी नहीं कर पाएंगे, और दूसरा हमसे ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा रही है। जब हमसे 60 प्रश्न मैक्सिमम है कि हमको टच करने हैं, 60% तक हमें जाना है, तो हम यह मान कर चलेंगे कि कुछ सीमा है, हमें सभी प्रश्नों को हल करने में नहीं जाना है, लेकिन हम उससे ज़्यादा जरूर तैयार कर पाएं। खास करके यह तो दोनों पेपर को मिलाकर है, तो हम ये मान कर चलेंगे कि हम इतिहास में कुछ एज ले लेंगे, ताकि अगर फर्स्ट पेपर में थोड़ी बहुत दिक्कत भी है, हम उसकी ठीक से तैयारी नहीं भी कर पाए, तो भी केवल अपने विषय की पढ़ाई से हम अपेक्षित कट ऑफ तक पहुंच पाए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यह जो 200 अंक का पेपर है उसमें हम लीड ले पाएँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएँ। तो रणनीति में सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि हमें कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं, और परीक्षा भवन में जब यह बात आपके मन में क्लियर होगी तभी आप ज़्यादा प्रश्नों को हल करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और निगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वह यह कि अपनी सीमा का भी ध्यान रखना है, लक्ष्य का भी ध्यान रखना है, दायरे का भी ध्यान रखना है, और उस दायरे में रहते हुए प्रश्न को सॉल्व करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक तो यह हो गया कि कट ऑफ, ठीक है, कि कितना कट ऑफ होता है, और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को धार देंगे, अपनी तैयारी को बढ़ाएंगे। आप यह जानते होंगे, आपने प्रारूप का अध्ययन किया ही होगा, अब आप फॉर्म भर चुके हैं कि आपको जो है दोनों पेपर में पास करने के लिए एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ नंबर्स भी लाने होते हैं, यानी कि 40% अंक आपको अलग अलग पेपर में लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। 40% ही है, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो तो, यानी कि जो 100 प्रश्न है फर्स्ट पेपर में उसमें आपको कम से कम 40 अंक लाने होंगे, तभी आप इस कट ऑफ के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसी 40% में आप पास मान लिए जाएंगे, उतना तो अनिवार्य है, उतना दोनों पेपर में आना चाहिए अलग अलग 40-40 प्रश्न, तो आप दोनों में 40-40%, जैसे उसमें 80 प्रश्न हो जाएंगे, उसका 40% निकालेंगे तो 200 का, उतना आपको कम से कम आना चाहिए, तभी आपको जो है मेरिट में वो शामिल करेंगे, तभी उतने नंबर उसके पार जो जो लोग होंगे फिर उनमें मेरिट बनेगी, और उनमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा वो ऊपर से चुन लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी को किस तरीके से करना है। प्रश्नों की प्रकृति को समझना। देखिए होता क्या है कि हम सबको एक ही तरीके से हाँकना चाहते हैं, एक ही डंडे से हाँकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोई भी परीक्षा आप देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ आसान प्रश्न होते हैं, कुछ मध्यम स्तर के प्रश्न होते हैं, और कुछ जो है कठिन प्रश्न होते हैं। ठीक है, और लगभग 80% एरिया जो है वह आसान और मध्यम प्रश्न का होता है, और 20 या 15% के आसपास जो है वह जो है कठिन प्रश्न होता है। तो हमें अपनी तैयारी को भी ज़्यादा कहाँ फोकस करना है, आसान और मध्यम स्तर पर। कठिनाई की तरफ भी जाएंगे लेकिन इसमें उलझ के नहीं रह जाना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं उसको समझिए।
देखिए होता क्या है कि आपने कोई प्रश्न पढ़ा और किसी प्रैक्टिस सेट में बना लिया, या जो है आपने प्रीवियस ईयर में कहीं देख लिया कोई एक प्रश्न जो कि अबूझ अबूझ किस्म का है, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ से पूछा गया है, तो आप क्या करते हैं, उसी प्रश्न को कसौटी बना लेते हैं, उसी प्रश्न को पैमाना बना लेते हैं कि जब तक यह प्रश्न सॉल्व नहीं होगा तब तक हम यह मान नहीं सकते कि हमारी सफलता की संभावना है। जबकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, किसी भी परीक्षा के सभी प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते। और जो विद्यार्थी इन दोनों की तरफ जो है अपना रुझान रखता है, जो कि 85 से 90% हिस्सा होता है, वही व्यक्ति सफल होता है। और जो केवल कठिन प्रश्नों की ओर जाता है, उस प्रश्नों को आधार बनाकर तैयारी करने की कोशिश करता है, उसके सामने हमेशा उलझन होती है। तो यह 85 से 90% और 10 से 15% का निर्धारण कैसे होता है, कैसे हम मानते हैं कि कोई तथ्य जो है अबूझ है, कोई जो है कहीं से भी पूछ लिया गया है। इसको जानने का सीधा सा तरीका है, देखिए, जो जिसको समझने का एक पैटर्न है, जो इतिहास की स्वाभाविक गति से आता है, जिसको जानने की अपेक्षा हर किसी से की जा सकती है, या जिन तथ्यों को जाने बिना उस समाज का, उस समय का इतिहास पूरा नहीं हो सकता, जो बहुत बुनियादी किस्म के प्रश्न हैं, बुनियादी किस्म की सूचनाएं हैं, उसको हम आसान और मध्यम में रखते हैं। जैसे, और एक पैटर्न भी, जैसे आपसे बुद्ध और जैन खास तौर पर लिखा गया है, तो बौद्ध एवं जैन परंपरा से तो प्रश्न ठीक ठाक आएंगे। आपसे यह अपेक्षा तो की जाएगी ना कि बुद्ध के परिचय से आप अवगत हों, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं से अवगत हों, बुद्ध ने कहाँ शिक्षा दी, बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, कर्म फल में विश्वास रखता है कि नहीं, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है कि नहीं, आत्मा को लेकर इसके क्या विचार हैं, संसार को देखने की इसकी दृष्टि क्या है। ये सब जो है बुनियादी तत्व हैं, यह सब जानने की अपेक्षा आपसे की जाती है। उसी तरीके से जब साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो कौन सा साम्राज्य कहाँ था, प्रमुख शासक कौन था, कौन सी प्रमुख नीतियां थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने का मतलब है कि आप बाजार व्यवस्था से परिचित हों। तो ये हुआ कि किसी भी विषय की या किसी भी टॉपिक का दायरा जिससे तैयार होता है, उसकी चौहद्दी जिससे तैयार होती है, उसको हम रखते हैं आसान और मध्यम श्रेणी में। और यह आपको पढ़ने के क्रम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में या टेस्ट पेपर बनाने के क्रम में आपको पता चल जाएगा कि ये हिस्सा किस तरीके से तैयार होता है। और जो अबूझ किस्म के प्रश्न हैं उसमें नहीं भागना है। ये नहीं करना है कि अगर किसी किताब में उस एक प्रश्न का हल मिल गया तो फिर उसको पढ़ने लगे, फिर किसी तीसरे किताब में किसी ऐसे ही अन्य अबूझ प्रश्न का हल मिल गया तो उसको पढ़ने लगे। इस तरह आप अंतहीन सिलसिला चलाते रहेंगे और लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी कर भी लेंगे तो भी आप 10% तक ही जा पाएंगे, तब भी यह संभव नहीं है कि आप इनमें से सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपको वापस लौटना यहीं पड़ेगा, इसी पिच पर आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और यहीं से आपकी जीत का रास्ता भी खुलेगा। तो अपनी पढ़ाई के क्रम में ध्यान रखिएगा कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, और बुनियादी चीज़ें मतलब जो कि क्लास में चर्चा की जाएगी, यह जो 85 से 90% दायरा है विषय का, वह आपका इस चर्चा के दौरान ही तैयार हो जाएगा। इस बात को लेकर एकदम निश्चिंत रहना है। और मैंने फिर आपसे कहा कि अगर आपको परखने की जरूरत ही महसूस हो जाए, आपको संशय हो ही जाए, तो कैसे परख सकते हैं, तो आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से उसकी तुलना कर सकते हैं। और साथ ही आप कोई अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, वहां से फिर आप देखिए कि आपका प्रश्न या आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, कठिनता की तरफ नहीं जाना है, जो या 10% की तरफ नहीं जाना है, जो 85 से 90% का दायरा है वह तैयार होगा। फिर जो है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें की बात आती है। ठीक है, तो देखिए क्या पढ़ें में सबसे पहले जो आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप, सबसे जरूरी तो कक्षा की बातों को ही तैयार करना है। क्यों?
क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 85 से 90% दायरा जो है आपका यहीं से तैयार होगा। और चूंकि आप कक्षा कर भी रहे हैं तो आपकी प्राथमिकता में यह चीज है भी कि आप ठीक से विषय को समझें, ठीक से विषय को तैयार करें, इसलिए ही आप ये कक्षा कर भी रहे हैं। तो सबसे जरूरी पहले क्या है, क्या पढ़े में, तो क्लास की बात को आप इस तरीके से तैयार करिए कि वहां से अगर प्रश्न आए तो वह 100% आप सही कर पाए। इसमें 100% की सटीकता आपको रखनी पड़ेगी। आप यह जोखिम नहीं ले सकते कि क्लास की चर्चा से भी अगर प्रश्न आता है तो आप उसको गलत कर लेंगे। अगर यह गलती आपसे हो गई तो फिर आपकी राह बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी, आपको और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले और तैयारी का ज़्यादातर हिस्सा आपको किस पे रखना है, वह हिस्सा आपको रखना है क्लास की चर्चा पर, जो बातें बताई जा रही हैं उसको तैयार करने पर। फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या क्लास की चर्चा अपने आप में पर्याप्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको इस भुलावे में भी नहीं रखूंगा, मैं आपको यह गलत प्रवृत्ति भी आपके अंदर मैं नहीं चाहता कि पनपे, कि आप एकमात्र तरीका यही अपनाएं। मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर चीजें आपकी इससे कवर हो जाएंगी, लेकिन तब भी कुछ और चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कुछ और चीजें आपको तैयार करनी चाहिए। वह यह कि जो पाठ्य पुस्तक आपको इस कोर्स के दौरान प्रदान की गई हो या की जाएगी, आप उसको भी तैयार करिएगा, उससे भी कुछ नए तथ्यों को देखने की कोशिश करिएगा, ताकि जो है यह एक चक्र होता है, वर्तुल होता है, जो कि पूरा हो जाएगा। यानी कि कक्षा में तमाम आपने 80-85% हिस्से को तैयार कर लिया, फिर जो यह जो कठिनाई का क्षेत्र है इसका भी ज्यादातर हिस्सा जब आप उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको दो चीजें और करनी है, वह यह कि बीते वर्ष के कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अनुमान हो सके। साथ ही आपको क्या करना है, खूब अभ्यास भी करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ताकि अभ्यास करने से क्या होता है कि आप अपने अंदर उस मानसिकता का भी विकास कर पाएंगे, उस टेक्निक को भी सीख पाएंगे जिससे कि प्रश्नों को हल किया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि आपने पढ़ा तो ठीक से है, आपने चीजों को तैयार तो ठीक से किया है, लेकिन आपकी वह तैयारी जो है वह प्रश्नों को हल करते समय काम नहीं आ रही है। वह तैयारी आप उस समय उसको प्रभावी नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको उलझा देते हैं। हालांकि जिस तरह से प्रश्न आपसे इस परीक्षा में पूछा जाता है वो बहुत सिंपल ही होता है, बहुत उलझे हुए प्रश्न नहीं होते हैं, तथ्यात्मक प्रकृति के ही होते हैं। तब भी उन तथ्यों से कैसे डील करना है, उसको कैसे लंबे समय तक याद रखना है, यह सब जो है आपका कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और आप सरलता से, सुगमता से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको जो है पेपर के जिस हिस्से का वेटेज ज़्यादा है, आपको अपनी तैयारी का वेटेज भी उसी दिशा में ज़्यादा बढ़ाना है। फिर पाठ्यक्रम को हमेशा ध्यान रखना है, इसी रेल की पटरी के दायरे में चलना है, दाएं बाएं नहीं भागना है। ठीक है, कट ऑफ को ध्यान रखना है कि हमें 100% प्रश्न सॉल्व नहीं करने हैं, हमें जो है 60% के आसपास जाना है। और यह भी ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग है, और अगर परीक्षा में कठिनाई का स्तर बढ़ा है तो कट ऑफ कम होगा, तो उसी अनुपात में प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर प्रश्न आसान है तो कट ऑफ बढ़ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इन सब में आपकी सहायता कौन करेगा, प्रैक्टिस सेट करेगा। जितने ज़्यादा सवाल आप हल करेंगे एक सेट के रूप में, उतनी ज़्यादा आपकी यह एबिलिटी डेवलप होती जाएगी। आप इस बात का अनुमान करते जाएंगे कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर आसान है, किस पेपर में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, किस पेपर में कितना अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। और साथ ही जब आप खूब ज़्यादा अभ्यास करेंगे तब आपके अंदर यह कला भी विकसित होगी कि कई बार आप दो विकल्पों में से कंफ्यूज करेंगे कि विकल्प ए सही है कि विकल्प बी सही है, कैसे इंटेलेक्चुअली उसको गेस किया जाए।
तो यह गेसिंग की प्रक्रिया भी तब ज़्यादा सुदृढ़ हो पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा सेट उसमें आप हल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आपका अभ्यास रहेगा। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि हमारी तैयारी किस तरीके की होगी, यानी कि आपको अलग अलग स्रोतों पर भटकना नहीं है। ये नहीं कि आज ये किताब, आज वो किताब, परसों वो किताब, कभी ये चैनल, कभी वो टीचर। आपको मन करे तो आप करिए, जहां से भी आपको तसल्ली हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अनावश्यक उलझते जाएंगे और यह उलझन यही पैदा करता है। यह जो मरीचिका है ना, यही मरीचिका, यही रोशनी जो है, यही आप चाबी खोजने लगेंगे और सुई खोजने लगेंगे और सुई आपको मिलेगी नहीं। सुई है यहाँ, यहाँ आपको जाना पड़ेगा और यह है 85 से 90% भाग। तो हम अपनी तैयारी को भी इसको ही समर्पित करेंगे, इसको ही संबोधित करेंगे और आप पाएंगे कि आप अपने विषय में या इस परीक्षा के लिए इतने तैयार हैं कि बिना अतिरिक्त कठिनाई के आप इस प्रश्न को, इस पेपर को हल कर सकते हैं, इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें में मैंने आपसे कहा कि क्लास की चर्चा को मूल बनाना है, बेस बनाना है, आधार बनाना है, लेकिन साथ ही जो पाठ्यपुस्तक आपको दी जाए उस पाठ्यपुस्तक को भी पढ़िएगा, अभ्यास भी करिएगा और साथ ही बीते वर्षों के प्रश्न को भी हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए, यह तो बात हुई रणनीति की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इतिहास विषय की, कि इतिहास क्या है और इतिहास कैसे लिखा जाना चाहिए, इतिहास का विकास कैसे कैसे हुआ, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि यह भी तो एक जरूरी पक्ष है ना, खास करके आप जब इसी क्षेत्र में जा ही रहे हैं, बच्चों को इतिहास ही पढ़ाना है, तो आपके ऊपर तो दोहरी चुनौती होगी कि उनमें जो है एक इतिहास के प्रति आस्वाद भी विकसित करना पड़ेगा, विद्यार्थियों के मन में इस विषय के प्रति रुचि भी पैदा करनी होगी, विद्यार्थियों के मन में इस विषय के प्रति आकर्षण भी पैदा करना पड़ेगा और साथ ही इस आकर्षण को आप विषय की जटिलता की कीमत पर तो नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि सरस बनाने के चक्कर में, रोचक बनाने के चक्कर में विषय ही गोल कर दिया। तो आपके पास दोहरी चुनौती है कि पेपर जैसा है, यानी कि इतिहास विषय जैसा है, उसको उस विषय की गंभीरता के साथ सरस और सहज रूप से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, यह बात भी आपको सीखनी पड़ेगी, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तभी एक संवादात्मक कक्षा का संचालन आप कर पाएंगे और आप उस तीव्रता के साथ विद्यार्थियों तक पहुंच पाएंगे जिस तीव्रता के साथ पहुंचने की आपकी आकांक्षा होगी। यानी कि आप जो बात कहना चाहेंगे वो बात उन तक उसी रूप में तभी पहुंच पाएगी जब वह संप्रेषण भी बेहतर हो, वह संप्रेषण क्या हो, सरस हो, सहज हो, उदाहरणों से भरी हुई हो और ठीक से समझ आती हो, अबूझ ना हो, उलझी हुई ना हो, कठिन ना हो, दुष्कर ना हो, मुश्किल ना हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इतिहास विषय पर। देखिए, इतिहास में क्या है कि एक बहुत, आप जिसको कहते हैं ना कि पैराडॉक्स, विरोधाभास। क्या है विरोधाभास? जैसे आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी प्राचीन जगह से गुजरते हैं, किसी प्राचीन भवन को देख लेते हैं या कोई पुराना मंदिर हो कहीं या कोई स्थापत्य हो, जैसे लाल किला वगैरह या ताजमहल वगैरह देखें या अपने गांव इलाके में ही कोई पुराना खंडहर मकान देखें, तो बहुत स्वाभाविक जिज्ञासा हमारे मन में उपज जाती है। उसको देखते ही एक किस्म का नॉस्टैल्जिया मन में होने लगता है कि अरे बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, पता नहीं उस समय कौन लोग रहते होंगे, कैसे रहते होंगे। यह सब जिज्ञासा हमारे मन में आती है। लोक के मन में ऐसी सहज जिज्ञासा है इतिहास को लेकर, तभी इतिहास पर बनने वाली फिल्में, धारावाहिक स्थल, पर्यटन स्थल, यहाँ खूब आवाजाही होती है। इसके प्रति लोक के मन में ठीक ठाक आकर्षण है, लेकिन यही आकर्षण इतिहास के अध्ययन में तब्दील नहीं हो पाता है। जब एक विषय के रूप में इसकी पढ़ाई की बात आती है तो वही रुझान, वही रुचि परिवर्तित होती हुई नहीं दिखती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह एक किस्म का विरोधाभास पैदा करता है इतिहास। क्यों? सहज आकर्षण है, लेकिन
उस सहज आकर्षण का रूपांतरण गहन अध्ययन में नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? तो इसकी कुछ वजहें जो है हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि कुछ वजहें जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उनको ये लगता है कि विज्ञान की तरह, प्राकृतिक विज्ञान की तरह, प्रकृति विज्ञान की तरह इसमें कुछ भी भौतिक या ठोस हाथ नहीं लग पा रहा है। इस वजह से भी वो पढ़ने से कन्नी काटते हैं, उनकी रुचि नहीं जगती है। फिर जो है इतिहास तथ्यों के बोझ से लदा हुआ एक ऐसा विषय उनको लगता है जिनमें कि साहित्य सी सरसता नहीं है, साहित्य जैसी आवाजाही नहीं है। यानी कि जैसे आप सुरुचिपूर्ण ढंग से साहित्य पढ़ते हैं, उनकी भाषा में, कल्पना में लालित्य होता है, आकर्षण होता है, वैसा आकर्षण जो है इतिहास में नहीं होता है, इसलिए भी लोग इससे भागते हैं। इसके अलावा जैसा कि राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव वर्तमान पर दिखता है, उतना प्रत्यक्ष प्रभाव इतिहास का नहीं दिखता है वर्तमान पर। तो इसलिए भी लोगों को लगता है कि अभी जो जीवन चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा तो यह मेल नहीं खाता है, तो लोग इससे थोड़ा सा दूर भागते हैं और एक किस्म की अरुचि का विकास उनके अंतर्गत हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम सबकी यह जिम्मेदारी है, हम सबकी मतलब हम सभी लोग जो कि इतिहास विषय से जुड़े हुए हैं, उसके अध्ययन अध्यापन के कर्म में शामिल हैं, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय को उसकी गंभीरता से समझौता किए बिना लोगों तक पहुंचा पाएं। खास करके जिन्होंने एक अनुशासन के रूप में इसको पढ़ना चुन ही लिया, कम से कम उनके अंदर भी यह आकर्षण हम पैदा कर पाएं, इतिहास के विद्यार्थियों के अंदर भी हम यह आकर्षण पैदा कर पाएं कि वह किसी मजबूरी में इतिहास को न पढ़ें, बल्कि अगर किसी मजबूरी में उन्होंने इतिहास चुन ही लिया हो तो फिर उनको लगे कि यही उनके काम की चीज थी और पढ़कर वह अपने आप को समृद्ध महसूस करें और उनको लगे कि इतिहास की पढ़ाई कितनी काम की चीज थी। तो यह कैसे हो सकता है? तो यह इस तरीके से हो सकता है कि पहले तो हम उनको इस विषय के बारे में बताएं, और उनको ही न बताएं बल्कि हम स्वयं भी जानें। जब इतिहास हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे या किसी से भी इस पर चर्चा करेंगे तो यह जरूरी है कि हम इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। फिर क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इसकी भी बहुत संक्षेप में चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास क्या है, तो आप इसका जवाब एक तो आपके पास होगा ही कि भाई इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन है। तो यह अतीत के अध्ययन की बात आई कहां से? इतना तो हम मानते हैं ना कि इतिहास में वर्तमान का अध्ययन नहीं किया जाता, इतिहास में भविष्य का भी अध्ययन नहीं किया जाता है। यह एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं कि हम भविष्य की बातें करते हैं। इतिहास में अतीत का ही अध्ययन करते हैं। और इसके दो उद्गम को अगर हम लें, एक संस्कृत भाषा में इतिहास जो है वह इति ह प्लस आस से बना है। इसका मतलब है कि ऐसा ही हुआ था, संस्कृत भाषा से आया है। इसका मतलब है इति ह आस, यानी कि ऐसा ही हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। यह संस्कृत उद्गम है जिसमें इतिहास का अर्थ इस तरीके से किया गया है। दूसरा इसका एक ग्रीक उद्गम है जिसमें कि हिस्टोरिया से यह शब्द निकला है, और इसका मतलब होता है कि अतीत के अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। यानी कि संस्कृत में हम जिस संदर्भ में इतिहास का प्रयोग करते हैं उसका मतलब होता है कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही घटित हुआ था, ज्यों का त्यों। और ग्रीक में यह परंपरा जिस रूप में विकसित हुई है इतिहास की, उसका मतलब होता था अतीत के अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। यानी कि इन दोनों ही उद्गम को अगर हम देखें तो एक चीज तो तय हो गई कि इतिहास में हम क्या करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
या अतीत की बात इसमें शामिल होती है। इतिहास की खुराक क्या है? इतिहास की खुराक है अतीत, इतिहास की खुराक है भूतकाल। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या अतीत की हर बात इतिहास है? अगर नहीं तो फिर अतीत का कौन सा हिस्सा इतिहास है और कौन सा हिस्सा इतिहास नहीं है, इसका निर्धारण कैसे होता है? अगर हम ये कहें कि अतीत की बात जो है वह इतिहास है, तो फिर तो सारा का सारा अतीत इतिहास हो जाएगा। तो फिर हम कैसे निर्धारित करते हैं कि अतीत का कौन सा हिस्सा इतिहास है, कौन सा हिस्सा इतिहास नहीं है? तो इसका निर्धारण हम करते हैं कि अतीत के जिस हिस्से को तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पर साबित किया जा सके उसे हम कहेंगे इतिहास, और जिसे तर्क, तथ्य और प्रमाण के द्वारा साबित न किया जा सके उसे हम इतिहास के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। वह साहित्य हो सकता है, वह श्रुति हो सकती है, वह जन परंपरा में चल रही कोई बात हो सकती है, लेकिन हम उसे इतिहास नहीं कहेंगे। तो दो चीजें हो गई। पहला, इतिहास में क्या है? अतीत का अध्ययन। दूसरा, संपूर्ण अतीत का अध्ययन नहीं, बल्कि अतीत को तर्क और तथ्य से प्रमाणित करना है। ठीक है, तो जिस हिस्से को हम तर्क और तथ्य से प्रमाणित कर पाएंगे वह अतीत का हिस्सा जो है इतिहास कहलाएगा। यही आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए। मैं आपको एक सूत्र वाक्य बताता हूं कि इयचकार का नाम आपने सुना होगा। ये मैं आपसे कहना भूल गया शुरू में। इस पर कुछ किताबें हैं, अगर आपको मन करे तो किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे लाल बहादुर वर्मा की बड़ी अच्छी किताब है इतिहास के बारे में, बहुत सरस ढंग से उन्होंने इन सभी चीज़ों को बताया है। इयचकार की किताब है इतिहास क्या है। ई श्रीधरन ने भी इस पर किताब लिखी है, खूब इस पर टेक्स्ट है। आपको मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं उन सभी का निचोड़ आपसे अभी साझा करूंगा। यह कोई मेरी अपनी बात नहीं है, यह उन्हीं पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान है जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो मैं आपसे कह रहा था कि इयचकार ने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि इतिहासकार आप हैं कि नहीं, इतिहास की जिज्ञासा आपके अंदर है कि नहीं, इसकी सीधी सी कसौटी है कि अगर आप अतीत के किसी हिस्से में कान लगाते हैं तो आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है कि नहीं, आपको कोई आवाज आती है कि नहीं कि वह समय कैसा था। अगर आपके मन में वह आवाज आती है, वह जिज्ञासा आती है, तब आप इतिहास के लिए एकदम तैयार हैं। यानी कि आपके मन में सवाल होने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि इतिहास जो है वह अतीत का अध्ययन है, तो आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि क्या संपूर्ण अतीत का अध्ययन इतिहास है? तो फिर उसका हम जवाब खोजते कि नहीं, अतीत के जिस हिस्से को तर्क और तथ्य से प्रमाणित कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कि वह इतिहास है। फिर आपके मन में यह सवाल आना चाहिए, क्या अतीत के उन सभी हिस्सों को हम इतिहास कहेंगे जिसको तथ्य और तर्क से प्रमाणित किया जा सकता हो? अब यहाँ दुविधा होगी। अगर हम अतीत के उन सभी हिस्सों को इतिहास मान लेंगे तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं वह भी तो इतिहास का अंग हो जाएगा। कितनी तो चीजें हैं। फिर अखबारी लेखन में, समसामयिक लेखन में, और फिर जो है इतिहास में क्या अंतर होगा? अगर हर चीज को हम इतिहास मान लेंगे तो इतिहास का स्वरूप कितना विराट हो जाएगा। फिर तो वह रोज नामचा से कुछ अलग नहीं हो पाएगा। तो हम कैसे निर्धारण करते हैं कि अतीत के किस हिस्से को इतिहास मानेंगे और किस हिस्से को नहीं मानेंगे? तो वहां यह आता है कि अतीत के उस हिस्से में उल्लेखनीयता का गुण हो, उल्लेखनीयता का गुण हो। अब आप कहेंगे कि यह क्या है? तो देखिए, उल्लेखनीयता का गुण का मतलब क्या हुआ? इतिहास हम कब पढ़ते हैं? इतिहास हम वर्तमान में उपस्थित होकर देखते हैं। हम उपस्थित हैं कहाँ? वर्तमान में। पढ़ कहाँ की बात रहे हैं या अन्वेषण कहाँ की बात का कर रहे हैं? तो बीते हुए समय का। तो हम अलग अलग तल पर होते हैं। जैसे हम वर्तमान में उपस्थित होकर अतीत का अध्ययन करते हैं और फिर भविष्य की कोई राह तलाशना चाहते हैं। यही बात है।
इतिहास का अध्ययन इसी रूप में चलता है। अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं वर्तमान में, बात करेंगे अतीत की, और फिर भविष्य के लिए कोई रास्ता तैयार करना चाहेंगे। तो मसला यह है कि अतीत के हम उस हिस्से को ग्रहण करते हैं, अतीत के उस हिस्से को हम इतिहास मानते हैं, जिससे कि वर्तमान के लिए कुछ तत्व निकल पाए, जिससे वर्तमान समाज ग्रहण करने योग्य समझे। क्यों? क्योंकि तभी हम जो है भविष्य के लिए कोई चीज तैयार कर पाएंगे। यानी कि जिसको कि इयचकार कहते हैं कि इतिहास क्या है? इतिहास जो है इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच की प्रक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया है, और यह वर्तमान एवं अतीत के बीच चलने वाला निरंतर संवाद है। यानी कि हम अभी से जो है अतीत का संवाद करते हैं और उन तत्वों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं जो कि महत्वपूर्ण हो, जिससे किसी समय के बारे में निर्धारण हो सके, जिससे हम उस समय के बारे में कोई छवि बना सकें, उनकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर सकें। इसीलिए 16वीं सदी के एक इतिहासकार बाराक्लो ने कहा कि इतिहास जो है वह सीमित स्रोत के आधार पर अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। यानी कि हम अतीत के सभी पक्ष को इतिहास में शामिल नहीं करते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जो उल्लेखनीय है, जिससे यह समाज संवाद करना चाहता है, जिससे इस समाज को, इस समय को कुछ प्राप्त होने की आकांक्षा होती है, और साथ ही जिससे किसी समय के बारे में कोई विवेकपूर्ण या तार्किक दृष्टि प्राप्त होती है, उसका अध्ययन हम इतिहास के रूप में करते हैं। तो अगर अब हम इतिहास की कोई परिभाषा बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि इतिहास अतीत का वह अध्ययन है जिसे तर्क एवं प्रमाण के आधार पर साबित किया जा सके, और जिसमें वर्तमान समाज के लिए उल्लेखनीयता का गुण भी शामिल हो। यानी कि वर्तमान में उपस्थित होकर अतीत का अध्ययन करना है। किसके माध्यम से करना है? तो तथ्य और प्रमाण के माध्यम से करना है। क्यों करना है? ताकि इस समय के लिए कुछ उल्लेखनीय चीजें प्राप्त की जा सके, कुछ ग्रहण योग्य चीजें, कुछ ग्राह्य चीजें प्राप्त की जा सके, साथ ही उस समय की कोई मुकम्मल तस्वीर हमें प्राप्त हो सके। तो इससे जो है इतिहास की एक परिभाषा हम कह सकते हैं कि तैयार होती है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या इतिहास, जिस तरीके से इतिहास हम आज पढ़ रहे हैं, क्या इतिहास हमेशा से वैसा ही था या इतिहास का रूप बदलता गया है? तो मैं बहुत संक्षेप में आपको कहानी सुनाऊं कि इतिहास लेखन हमेशा से ऐसा ही नहीं रहा है, बल्कि इतिहास लेखन का स्वरूप बदलता रहा है। कैसे कैसे, इसको बहुत संक्षेप में, जो भी 5-10 मिनट समय हमारे पास बचा है उसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम कल की चर्चा में इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास लेखन की कसौटी क्या है, इत्यादि को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इतिहास का अर्थ और इतिहास का विकास कैसे कैसे हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपनी बात रखना, यह मानव की बहुत आदिम प्रवृत्ति रही है। हम बहुत शुरू से ही अपने भाव को व्यक्त करते रहे हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शेष समुदाय से जोड़ना चाहते हैं, हम अपनी उपस्थिति वहां व्यक्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने अंदर के उद्गार भी बाहर लाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको पहुंचाते हैं। वो जो कला का आरंभिक स्वरूप आप देखते हैं, भीमबेटका की गुफाओं में आड़ी तिरछी रेखाएं खींची होती हैं, वह सब क्या है? अपने आप को प्रकट करने की अभिवृत्ति है, अपने आप को प्रकट करने का प्रयास है। तो जो इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ या इतिहास की यह जो धारा प्रारंभ हुई, वह भी अभिव्यक्ति के इसी आदिम स्वरूप से हो जाती है। इतिहास क्या है? देखिए, हम तो किसी समय की कहानी ही तो कहते हैं, भले ही उसका रूप बदल जाए, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, ज्ञान की नई व्यवस्था आ जाए, लेकिन वह है तो वही, कहानी कहने की ही प्रक्रिया है। तो शुरू में क्या होता था? लोग अपनी बात कहते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि तथ्य की प्रधानता नहीं होती थी। कुछ सही बात है, कुछ जो है उसमें कल्पना है,
कुछ उसमें अपनी तरफ से बात जोड़ दी गई। तो इस तरीके से इतिहास आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मानव विकास की कहानी पहुंच तो रही थी, लेकिन उस कहानी में तथ्य के साथ साथ कल्पना का तत्व भी शामिल था। उसके बाद 500 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति हुआ ग्रीक में, जिसको हम बोलते हैं हेरोडोटस। उनको जो है इतिहास का पिता भी कह दिया जाता है, हालांकि इस पर अलग डिबेट है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हेरोडोटस आया, उस व्यक्ति ने पहली बार इस कहानी कहने की प्रक्रिया को एक ढांचा प्रदान कर दिया। और वह ढांचा क्या था? उसने इस कहानी को देश और काल की प्रवृत्ति में बांट दिया। क्या किया? देश और काल, यानी कि वह कहानी किस जगह की है और वह कहानी किस समय की है, हेरोडोटस ने इस ढांचे में उस कहने की परंपरा को ढाल दिया। हालांकि अभी भी इतिहास जो है वह उस रूप में नहीं आ पाया है जिस रूप में हम इतिहास को आज पढ़ते हैं, या इतिहास की जो फॉर्मेटिंग आज है वह फॉर्मेटिंग उस समय भी नहीं हुई थी। लेकिन जो है इतना हो गया था कि हेरोडोटस ने देश और काल के रूप में उसको खांचागत कर दिया। यानी कि अब अगर आपको कुछ कहानी कहनी है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि यह कहानी जो है किस जगह की है और यह कहानी किस समय की है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ढांचा निर्मित हो गया। उसके बाद जो है ग्रीक सभ्यता का क्षरण होने लगा, ग्रीक सभ्यता का पतन होने लगा, और उधर जो है यूरोप में एक नए तरह का इतिहास शुरू हुआ। उस समय वहाँ क्या था कि ग्रीक सभ्यता के बाद धीरे धीरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रसार होने लगा, और ईसाई मत के अंतर्गत फिर जब कहानी कही जाने लगी, इतिहास कहा जाने लगा, तो उस इतिहास के मूल में ईसाई धर्म के प्रसार का उद्देश्य शामिल था। और हर चीज़ों को, हर घटना को ईसाई धर्म से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति का विकास हो गया। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि धार्मिक विवरण उस समय के इतिहास में प्रधान हो गया। और यह परंपरा आगे चलती रही। लेकिन इतिहास में एक पहला बड़ा बदलाव आता है, वह अफ्रीका से आता है। वह यूरोप और एशिया से नहीं आता है, वह अफ्रीका में आता है। जब 14वीं सदी के एक व्यक्ति होते हैं, 14वीं सदी में एक व्यक्ति होते हैं इब्न खल्दून। इब्न खल्दून ने जो है इतिहास लेखन की परंपरा को एक निश्चित आकार दे दिया, एक निश्चित रूप दे दिया। और इब्न खल्दून ने कहा कि मैं इतिहास इसलिए लिखता हूं ताकि आज के शासक यह जान पाएं कि पहले क्या हुआ था। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका निहितार्थ क्या है? इब्न खल्दून ने क्या कहा कि मैं इतिहास इसलिए लिखता हूं ताकि आज के शासक यह जान पाएं, आज का शासन यह जान पाए कि पहले का शासन कैसा था। यानी कि अब इब्न खल्दून ने इतिहास लेखन में प्रगति की धारणा जोड़ दी। यानी कि क्या पहले का समय अच्छा था, क्या पहले के समय में किस तरह के मूल्य होते थे, पहले के समय में शासन का ढांचा किस तरीके से था, उस शासन के ढांचे से संचालित नीति का जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, जनता की क्या प्रतिक्रिया हो रही थी, और उससे उस शासन ढांचे की अल्प जीविता या दीर्घ जीविता का भी निर्धारण हो रहा था। तो इब्न खल्दून ने इतिहास को एक और खांचे में बांट दिया, और उस खांचे में लाकर क्या किया कि प्रगति की धारणा जोड़ दी। तो अब देखिए, अब इतिहास लेखन में क्या क्या चीजें शामिल हो गई? तथ्य शामिल हो गया, देश यानी कि भूगोल शामिल हो गया, काल यानी कि समय शामिल हो गया, साथ ही प्रगति की धारणा भी शामिल हो गई। यानी कि इससे अब जो है इतिहास का एक दायरा निर्मित हो गया कि जब हम इतिहास लिखेंगे या कोई बात कहेंगे तो उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उनमें तथ्य होना चाहिए, हम उस बात को प्रमाणित कर सकें, हमारे पास तथ्य हो, तर्क हो। साथ ही वह बात किसी देश के बारे में हो, किसी भूगोल के बारे में हो, ऐसे ही रैंडम बात ना हो कि जैसे हम ये कहें कि एक समय कोई राजा था, उस राजा ने यह काम किया, बहुत भलाई का काम करता था, बहुत भला व्यक्ति था, लोगों का कल्याण किया, तो कोई बात आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। या इसका उल्टा कि कोई राजा था, वो बहुत आतताई था, तो आपको यह बात समझ में नहीं आएगी। तो यह बात समझ में कैसे आएगी? तो जब हम यह बताएंगे
कि मध्यकाल में भी हम कोई समय बता दें कि 13वीं सदी में भी, उसमें भी जाएं तो 1296 में कोई व्यक्ति हुआ, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जो है बाजार नियंत्रण शुरू किया। तो इससे क्या होगा कि हमने तथ्य बताया, हमने एक जगह की बात की, हमने समय भी बताया, फिर हम प्रगति की धारणा बताएंगे कि वह प्रगतिशील था या प्रगतिहीन था, जनता पर अच्छा प्रभाव था कि जनता पर बुरा प्रभाव था। तो इससे जो है इतिहास का एक दायरा निर्मित हो गया। लेकिन जिसे आप कहते हैं कि इतिहास लेखन, आप सुनते हैं ना कि एक ही विषय पर अलग अलग राय विद्वानों की है, इतिहासकार उसमें बटे हुए हैं, तो यह विभाजन क्यों है, यह बंटवारा क्यों है? तो वह इसलिए है क्योंकि यही जो क्राइटेरिया है, इसको लेकर फिर कुछ अलग अलग धारणाएं आएंगी कि तथ्य का चुनाव कैसे किया जाए, किसकी कहानी को केंद्र में रखा जाए, किसकी कहानी को महत्व दिया जाए, किसकी कहानी को महत्व न दिया जाए। जैसे मैंने कहा ना कि इतिहास में हम अतीत की सभी कहानी नहीं कहते, कुछ महत्वपूर्ण कहानी कहते हैं या उल्लेखनीय कहानी चुनते हैं। तो उस उल्लेखनीयता का चुनाव कैसे होता है, कोई चीज महत्वपूर्ण है कि नहीं, इसका निर्धारण कैसे होता है, तो वह इतिहासकार की अपनी रुचि के कारण होगा। इसी वजह से जो है हम देखते हैं किसी घटना को लेकर इतिहासकारों में मतभिन्नता देखने को मिलती है। तो आज हम इतना ही समझते हैं, एक तो इतिहास का अर्थ क्या है, दूसरा इतिहास का विकास किस किस तरीके से हुआ। फिर इब्न खल्दून के बाद हम देखते हैं कि यूरोप में फिर पुनर्जागरण होता है, तर्क प्रणाली आ जाती है और फिर इतिहास का एक तार्किक और तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण यूरोप में भी होने लगता है, बाकी जगह भी होने लगता है, और उसी दायरे में अब इतिहास चलेगा। लेकिन फिर इतिहास की अलग अलग धाराएं निर्मित हो जाएगी, अलग अलग धारा तैयार हो जाएगी। वह धारा क्या है, किस किस तरीके से उसमें बातें कही जाती हैं, इसको कल समझेंगे। और फिर कल थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करेंगे कि इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इतिहास क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और फिर कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ते रहिए।